कल जितना समझाया था याद है पूरा वो? कल जितने भी नंबर्स बताया था ये पूरा क्लासिफिकेशन कल समझा दिया था ना। इससे पहले पूरा सिलेबस पे बातचीत किया था, क्या क्या पढ़ना है, मैथ्स में कितने सारे चैप्टर्स हैं। रीजनिंग की बात आगे चल के करूंगा अलग से। वो मैथ्स में बताया था कल कितने सारे चैप्टर्स हैं, उसके बाद किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है, ये पूरा सिलेबस आपको बताया था। देख सकते हैं ये कहाँ पे कुछ चैप्टर्स कम किए जा सकते हैं, ये सारी बातें समझाया था। ये देखिए ये समझाया था आप लोगों को। शुरुआत के जो 3 चैप्टर अपन लेके चल रहे हैं, संख्या पद्धति, सरलीकरण और भिन्न संख्या। शुरुआत में ये 3 चैप्टर अपन लेके चलने वाले हैं। नंबर सिस्टम है, सिंप्लीफिकेशन है और फ्रैक्शनल नंबर है। अब इन 3 चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है ये समझा रहा था, क्योंकि इन 3 चैप्टर को लेकर के हमेशा प्रॉब्लम रहता है कि इन 3 चैप्टर में क्या क्या कवर करना है। तो ये 3 चैप्टर की शुरुआत अपन किए थे, नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन और फ्रैक्शनल नंबर। इसमें क्या क्या पढ़ना है ये पूरा लिस्ट मैंने बनवाया था आपको। इतनी सारी बातें इसमें कवर करनी है और यहां से प्रश्न आपको हर एग्जाम में मिल जाएंगे और अच्छे खासे मिल जाएंगे। चाहे आप व्यापम का कोई भी एग्जाम दीजिए, पीएससी का, सेंट्रल का कोई भी एग्जाम दीजिए, इधर से भरपूर प्रश्न आपको मिलेंगे। इसके बाद अपन ने और भी बातचीत की थी सिलेबस पे। ये देखिए क्या क्या और चैप्टर हैं, तो ये सारे चैप्टर्स में समझा रहा था किस प्रकार से कवर करने हैं। इसके बाद ज्यामिति और क्षेत्रमिति वाला सेक्शन मैंने समझाया था कि ज्यामिति और क्षेत्रमिति में कितना कवर करना है। इसके बाद डीआई वाले सेक्शन को मैं बताया था, डीआई में क्या क्या कवर करना है आपको। और व्यापम के एग्जाम्स में नहीं है ये, शिक्षक भर्ती में वर्ग 2 में बस मिलेगा आपको ये। पीएससी के एग्जाम्स में मिलेगा आपको और शिक्षक भर्ती में वर्ग 2 में मिलेगा। बाकी आपको ये सब किसी एग्जाम के लिए नहीं पढ़ना है। इसके बाद अपन ये तीनों चैप्टर को मिला करके चालू किए हैं काम करना। इसमें सबसे पहले अपन ने क्या सीखा था, संख्या की परिभाषा, यहां पर मापने और गिनने में जो अंतर होता है वो अंतर आपको समझाया था। इसके बाद संख्या का पूरा क्लासिफिकेशन बताया था ये मैं। इसी पूरे क्लासिफिकेशन पे काम करना है अपन को। तो संख्या का ये पूरा क्लासिफिकेशन मैंने आपको समझा दिया है। इसी क्लासिफिकेशन में अपन को पूरा काम करना है। जितने भी नंबर्स ये लिखे हुए हैं आपके सामने, इन सारे नंबर्स को कवर करना है। इन पे जितने स्टेटमेंट वाले प्रश्न बनते हैं उन सारे प्रश्नों को भी कवर करेंगे। तो ये पूरा क्लासिफिकेशन एक बार देख लीजिए। इसके बाद भी मैंने आपको दशमलव वाली संख्या का क्लासिफिकेशन बताया था। कोशिश करेंगे सारा कुछ आज कवर हो जाए अगले 2 घंटे में। एक बार देखो फटाफट, संख्या मुख्यतः 2 प्रकार की थी। एक थी वास्तविक संख्या और दूसरी थी काल्पनिक संख्या। संख्या जो है मुख्यतः 2 प्रकार की थी, एक वास्तविक और दूसरी काल्पनिक। फिर मैंने बोला था काल्पनिक संख्या आपके सिलेबस में नहीं है, आपके सिलेबस में केवल और केवल वास्तविक संख्या है। फिर भी काल्पनिक संख्या को कैसे पहचानेंगे, तो मैंने तरीका बताया था। वर्गमूल के अंदर अगर ऋणात्मक रूप में कोई संख्या है तो ऐसी संख्या को आप बोलेंगे काल्पनिक संख्या। काल्पनिक को छोड़ दीजिए, जो आपके सिलेबस में है, जो आपको कवर करना है वो है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या 2 प्रकार का था, एक परिमेय और दूसरा था अपरिमेय, मतलब रैशनल एंड इररेशनल। फिर आपने देखा था कि परिमेय संख्या 3 प्रकार का, प्राकृत, पूर्ण और पूर्णांक, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स। पूर्णांक संख्या 3 प्रकार का, ऋणात्मक, शून्य और धनात्मक, नेगेटिव, जीरो एंड पॉजिटिव। प्राकृत संख्या 2 प्रकार का, सम प्राकृत और विषम प्राकृत, मतलब इवन नेचुरल नंबर एंड ऑड नेचुरल नंबर। इसके बाद मैंने बताया कि प्राकृत संख्या का एक और क्लासिफिकेशन देखेंगे। प्राकृत संख्या का एक और क्लासिफिकेशन में प्राकृत संख्या 2 प्रकार का, अभाज्य और भाज्य, मतलब प्राइम और कंपोजिट। परिमेय संख्या के अंतर्गत ही आता है भिन्न संख्या, फ्रैक्शनल नंबर। इसका 2 अलग तरीके से क्लासिफिकेशन अपन ने देखा था। पहले क्लासिफिकेशन में ये 4 प्रकार का था, उचित, अनुचित, मिश्रित और तुल्य। दूसरे क्लासिफिकेशन में 2 प्रकार का था, ये दशमलव और साधारण। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि दशमलव वाली संख्याएं जो हैं, डेसिमल नंबर्स 2 टाइप के, शांत और अशांत। अशांत 2 टाइप का, आवर्ती और अनावर्ती। समझ आ रहा है? इतनी संख्याएं कवर करनी है अपन को। इसके बाद एकाध संख्याएं और जो कि पूछी जाती हैं, जैसे एक संख्या और आएगा जिसको बोलते हैं सह अभाज्य संख्या। इसको बताऊंगा क्या होता है ये, को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्या, ये भी आगे चल के आएगा।
2019 का शिक्षक भर्ती देखेंगे तो वहां पर तो एक सेपरेट प्रश्न पूछा था, 4 ऑप्शन में बोला था कौन सा सह अभाज्य है। ऐसे प्रश्न भी आ चुके हैं। तो सह अभाज्य संख्या क्या होती है इस पे भी बात करेंगे। तो आज कोशिश करेंगे जितनी संख्याएं अगले 2 घंटे में हो पाए वो सारी संख्याएं कवर करते हैं अपन। लिखे है ना पूरा को ये सब? चलो एक एक करके अब लिखिए, और जिस सीक्वेंस में मैं पढ़ाऊंगा उसी सीक्वेंस में पढ़ना है आपको। ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इधर से प्रश्न बनता है। जैसे व्यापम का पिछले साल का टेट का पेपर आप देखेंगे, व्यापम का बोल रहा हूं, सीजी टेट का पेपर आप देखेंगे पिछले साल का 2024 में जो आया था, वर्ग 2 में वहां पर एक प्रश्न आया था, 4 संख्याएं आपको दे दिया था, 4 संख्याएं, और बोला था कि संख्या पद्धति अगर आपको सीखना है, नंबर सिस्टम अगर आपको सीखना है तो इन चारों को पढ़ने का क्रम क्या होगा। समझ पा रहे हैं? इन चारों को पढ़ने का क्रम पूछा था, इन चारों का सीक्वेंस क्या होगा, इस सीक्वेंस में आपको जमाना था, जिस सीक्वेंस में भी पढ़ाऊंगा मैं आपको। अब ऐसे प्रश्न आजकल पूछ भी रहा है, जान रहे हैं आप लोग, अभी अमीन पटवारी हुआ, उससे पहले के एग्जाम्स हुए, इस प्रकार के प्रश्न पूछ ही रहा है। तो 4 संख्याएं देकर के प्रश्न ये पूछा था कि इन चारों को सीक्वेंस में जमाइए, जिस सीक्वेंस में आप इन चारों को पढ़ेंगे। अगर आपको संख्या पद्धति सीखना है तो इन चारों को पढ़ने का क्रम क्या होगा, उस क्रम में आपको इन चारों को जमाना था। तो ऐसे प्रश्न भी अपन डील करेंगे। तो जिस सीक्वेंस में मैं आपको पढ़ाऊंगा उसी सीक्वेंस में आपको पढ़ना है, ध्यान रखिएगा। चलिए सबसे पहले नंबर आता है प्राकृत संख्या का, लिखेंगे। सबसे पहला नंबर आएगा प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। इंग्लिश मीडियम वाले कितने लोग हैं इसमें? कोई है क्या? और 2 लोग हैं। कहीं पे अगर कोई टर्म अगर छूट जाए तो उसको पूछ लीजिएगा इंग्लिश में। मैं कोशिश करूंगा पूरा बोलूं, लेकिन अगर कहीं पे कोई टर्म अगर छूटता है तो पूछ लीजिएगा। लिखिए प्राकृत संख्या के बारे में लिखिए। वे संख्याएं जो गिनने के काम में आती हैं, वे संख्याएं जो गिनने के काम में आती हैं, वे संख्याएं जो गिनने के काम में आती हैं। द नंबर्स विच आर यूज्ड फॉर काउंटिंग, वे संख्याएं जो गिनने के काम में आती हैं। The numbers which are used for counting is called natural number. तो वे संख्याएं जो गिनने के काम में आती हैं प्राकृत संख्याएं कहलाएंगी। ध्यान रखिएगा, वे संख्याएं जो गिनने के काम में आती हैं, the numbers which are used for counting। अब देखिए सिंपल सी बात है, मैं बोल रहा वे संख्याएं जो गिनने के काम में आती हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि किसी भी वस्तु को आप गिनना स्टार्ट करेंगे तो कहां से करेंगे? 1 से करेंगे। जैसे मान लीजिए मैं आपको टास्क दिया कि चेयर्स को गिनिए, जो चेयर्स यहां पर आपके कमरे में रखी हुई हैं इनको गिनिए, तो कहां से स्टार्ट करेंगे? 1 से करेंगे। आप इधर पे 0 बोल के 1 2 3 4 तो करेंगे नहीं। मैं बोला विद्यार्थियों की संख्या को गिनिए, तो 1 2 3 4 ऐसा करेंगे। इधर पे 0 बोल के 1 2 3 4 करने का तो कोई मतलब समझ आता नहीं है। तो किसी भी वस्तु को, चाहे वो सजीव हो चाहे वो निर्जीव हो, आप गिनना कहां से स्टार्ट करेंगे? 1 से। इसका मतलब प्राकृत संख्याएं कहां से स्टार्ट होंगी? 1 से। कहां तक जाएंगी? कोई अंत ही नहीं है इसका, इसका कोई अंत ही नहीं है, इसीलिए मैं क्या लिख दिया? अनंत। समझ आ रहा है? इस सीरीज का कोई अंत नहीं है, और जिस सीरीज का कोई अंत ना हो उसको आप क्या लिखेंगे? अनंत लिखेंगे। एकदम सिंपल सी बात है, या तो इस कमरे में चेयर्स होंगी या तो नहीं होंगी, या तो इस कमरे में कुर्सियां होंगी या तो नहीं होंगी। अगर इस कमरे में कुर्सियां नहीं है तो फिर काउंटिंग की बात ही नहीं आएगी। लेकिन इस कमरे में अगर कुर्सियां हैं और आपको मैं गिनने बोला तो कहां से स्टार्ट करेंगे आप? 1 से। तो या तो कोई वस्तु मेरे पास होगी या तो नहीं होगी। अगर वस्तु मेरे पास है ही नहीं तो काउंटिंग की बात ही नहीं आएगी, और वस्तु अगर मेरे पास है तो काउंटिंग कहां से स्टार्ट होगी? 1 से। तो ध्यान रखिएगा, प्राकृत संख्या जो है ये 1 से स्टार्ट होगी। 1 2 3 4 5 6 ऐसे आगे चलेगी, कहां तक जाएगी? ये अंत ही नहीं है इसका, और जिसका अंत ना हो उसको क्या लिखेंगे? अनंत। 0 प्राकृत संख्या में शामिल होगा क्या? नहीं, नहीं होगा, अभी बताया। नेगेटिव नंबर्स, ऋणात्मक संख्याएं प्राकृत संख्या में शामिल होंगी क्या? नहीं, क्योंकि गिनते समय ऐसा कभी नहीं बोलेंगे कि -10 कुर्सियां रखी हैं, -10 लड़के बैठे हैं, -20 लड़कियां बैठी है, ऐसा कभी नहीं बोलेंगे। तो ऋणात्मक संख्याएं, नेगेटिव नंबर्स भी नेचुरल नंबर्स में शामिल नहीं होंगे। डेसिमल वाले नंबर्स जैसे 2.5,
3.6, 4.25, ये डेसिमल वाले नंबर्स नेचुरल नंबर्स में शामिल होंगे क्या? बोलो नहीं होंगे। गिनते समय ऐसे नंबर्स का उपयोग आप करते हो क्या? नहीं करते हैं। 1 2 ढाई 3 ऐसा थोड़ी गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा गिनते हो आप। तो गिनने में ना तो जीरो का उपयोग होगा, ना ही नेगेटिव नंबर्स का उपयोग होगा, और ना ही डेसिमल वाले नंबर्स का उपयोग होगा। तो ये सब लिख के काट दीजिए ताकि चीजें याद रहें। एक प्रश्न भी दूंगा, वहां पे इन सब बातों की आवश्यकता पड़ेगी अभी। तो ये सब लिख के काटिए। जीरो प्राकृत संख्या में नहीं आएगा, नेगेटिव नंबर्स नेचुरल नंबर्स में नहीं आएंगे, डेसिमल वाले नंबर्स भी नेचुरल नंबर्स में नहीं आएंगे। सबका मैथ सेम है, कोई अलग नहीं चलता है, ध्यान रखिएगा। कल समझाया था पूरा सिलेबस को, सबका मैथ सेम रहेगा। हो गया यहां तक? अब एक प्रश्न देखिए जो पूछा गया था, अच्छा प्रश्न है, और जो प्रश्न भी दूंगा उस वैरायटी के प्रश्न आजकल तो बहुत दे रहा है। जो वैरायटी का प्रश्न भी दूंगा उस वैरायटी के प्रश्नों पे तो काम ज्यादातर करना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि आजकल का व्यापम का जो पैटर्न है वो थोड़ा सा चेंज भी कर दिया मैथ्स के प्रश्नों में। तो अभी जो प्रश्न में देने वाला हूं इस वैरायटी के प्रश्न तो आपको करने ही पड़ेंगे। तो एक प्रश्न लिखिए, पूछा गया प्रश्न ही है, प्राकृत संख्या का ही प्रश्न है, लिखेंगे। यहां तक नोट कर लिए इसको? चलिए लिखिए। नीचे कुछ कथन प्राकृत संख्या के संबंध में दिए गए हैं। नीचे कुछ कथन प्राकृत संख्या के संबंध में दिए गए हैं। प्राकृत संख्या के संबंध में दिए गए हैं। नीचे कुछ कथन प्राकृत संख्या के संबंध में दिए गए हैं। Some statements are given below based on natural numbers. Some statements are given below based on natural numbers. Based on natural numbers. लिखिए पहला कथन, न्यूनतम प्राकृत संख्या, न्यूनतम प्राकृत संख्या अस्तित्व में रहती है। न्यूनतम प्राकृत संख्या अस्तित्व में रहती है। There exists a least natural number. There exists a least natural number. There exists a least natural number. दूसरा लिखिए, अधिकतम प्राकृत संख्या अस्तित्व में रहती है। अधिकतम प्राकृत संख्या अस्तित्व में रहती है। There exists a highest natural number. There exists a highest natural number. अगला, दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं के मध्य, दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं के मध्य सदैव एक प्राकृत संख्या होती है। दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं के मध्य सदैव एक प्राकृत संख्या होती है। दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं के मध्य सदैव एक प्राकृत संख्या होती है। There is always a natural number. There is always a natural number between two consecutive natural numbers. Between two consecutive natural numbers. There is always a natural number between two consecutive natural numbers. ये तीन कथन दिए गए हैं प्राकृत संख्या के संदर्भ में। ये तीन कथन आपको दिए गए हैं। अब आपसे प्रश्न में यह पूछा था कि इनमें से कौन सा या फिर कौन से कथन सत्य है या फिर हैं। चलिए सोचिए, बाकी लोग भी सोचिए, अच्छा प्रश्न है, बाकी लोग भी सोचिए, अच्छा प्रश्न है। और इस प्रकार के प्रश्न तो आजकल करने पड़ेंगे आपको। कथन कारण वाले प्रश्न भी कराऊंगा, देखना अभी परिमेय संख्या को लेके कथन और कारण वाले प्रश्न भी कराऊंगा। सोचिए, थोड़ा समय लीजिए, योग्यता ध्यान रखिएगा। ये पूरा हर एग्जाम के लिए पढ़ा रहा हूं, 2-2 घंटे की क्लास रेगुलर चलेगी। अगर शुरुआत का हो गया है किसी का तो रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि कथन कारण के प्रश्नों को भी समाहित करूंगा। कोशिश करिए। प्राकृत संख्या पढ़ाया था, उसके बारे में सोचिए कि क्या आपको इसमें
सही लग रहा है। एक सही हो सकता है, एक से अधिक भी सही हो सकता है। ऑनलाइन वाले सोचिए, बाकी लोग भी। पहला है न्यूनतम प्राकृत संख्या अस्तित्व में रहती है, दूसरा है अधिकतम प्राकृत संख्या अस्तित्व में रहती है, तीसरा है दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं के मध्य सदैव एक प्राकृत संख्या होती है। इन तीनों में से क्या लग रहा है? ठीक है, चलो ध्यान से देखिए। इधर क्या लग रहा है? पीछे आप 5-6 लोग जो बैठे हैं, केवल पहला पहला और क्या लग रहा है बताइए? केवल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड गलत। देखिए थर्ड वाले का थोड़ा हिंट दे रहा हूं। क्रमागत का मतलब क्या हो जाएगा? कंसेक्यूटिव। क्रमागत का मतलब इंग्लिश में कंसेक्यूटिव या सक्सेसिव। क्रमागत वर्ड आपका पीछा पूरे गणित में नहीं छोड़ेगा, ध्यान रखिएगा। ये क्रमागत वर्ड आपका पीछा पूरे गणित में नहीं छोड़ने वाला। तो क्रमागत का मतलब होता है क्रम से, क्रम टूटना नहीं चाहिए। जैसे दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं का मतलब 1 और 2, ऐसा। जैसे दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं का मतलब 3 और 4, जैसे दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं का मतलब 10 और 11, जैसे दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं का मतलब 15-16, जैसे दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं का मतलब क्या 50-51। क्रमागत मतलब क्रम ना टूटे। 1 के बाद 2, 3 के बाद 4, 10 के बाद 11, 15 के बाद 16, 50 के बाद 51। तो दो ठो क्रम से प्राकृत संख्या, क्रम नहीं टूटना चाहिए। यह मतलब होगा दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं का। 10 और 12 दो प्राकृत संख्याएं तो हैं, लेकिन दो क्रमागत प्राकृत संख्याएं नहीं है। ये दो नेचुरल नंबर्स तो हैं, लेकिन दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स नहीं है। समझ पा रहे हैं? 10 और 15 ये दो प्राकृत संख्याएं तो हैं, लेकिन दो क्रमागत प्राकृत संख्याएं नहीं है। क्रमागत का मतलब क्रम नहीं टूटना चाहिए। ये एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं के हैं। अब बताओ तीसरा सही की गलत? होगा गलत, क्योंकि आप खुद सोचो, दो क्रमागत प्राकृत संख्याएं जैसे 1 और 2, इसके बीच में कोई प्राकृत संख्या आएगी क्या? नहीं आएगी। आएगी क्या? 3 और 4 के बीच में कोई प्राकृत संख्या आएगी क्या? नहीं, क्योंकि अभी मैंने समझाया कि डेसिमल वाले नंबर्स नेचुरल नंबर्स में शामिल नहीं होते हैं। 10 और 11, 15 और 16, 50 से 51 के बीच में कोई प्राकृत संख्या आएगी क्या? नहीं आएगी। तो दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं के बीच में कोई प्राकृत संख्या नहीं होगी। समझ आया? तीसरा तो गलत है। पहला सही है, ये तो सभी कह रहा है। न्यूनतम प्राकृत संख्या अस्तित्व में रहती है। अस्तित्व में रहने का मतलब एग्जिस्टेंस होना। एग्जिस्टेंस होना, जैसे इस फोन का एग्जिस्टेंस है ना? 200 साल पहले था क्या? नहीं था। समझ आ रहा है? 1000 साल पहले इस फोन का एग्जिस्टेंस था क्या? नहीं था। अगर मैं बोलूं आज इस फोन का एग्जिस्टेंस है, आज जान रहे हैं ना आप ये फोन है। क्यों जान रहे हैं? क्योंकि इसका एग्जिस्टेंस है, तभी तो जान रहे हैं। 1000 साल पहले लोग जानते नहीं थे ये क्या होता है, क्योंकि इसका एग्जिस्टेंस नहीं था। आज अपन जान रहे हैं कि ये क्या है, डिजिटल बोर्ड है, क्योंकि इसका एग्जिस्टेंस है। 200 साल पहले कोई नहीं जानता था कि ये क्या है, क्योंकि इसका एग्जिस्टेंस था ही नहीं। तो अपन न्यूनतम प्राकृत संख्या को जानते हैं। न्यूनतम प्राकृत संख्या क्या होती है? 1। क्यों जान पा रहे हैं? क्योंकि इसका एग्जिस्टेंस है, इसीलिए इसको अपन जान पा रहे हैं। अपन किसी चीज को जान रहे हैं, क्यों जान रहे हैं? क्योंकि उसका एग्जिस्टेंस है, तभी तो जान पा रहे हैं। जैसे कैमरा एग्जिस्ट करता है, इसीलिए जान रहा हूं कि ये कैमरा है। बोर्ड एग्जिस्ट कर रहा है, इसीलिए जान रहा हूं कि ये बोर्ड है। ये पंखा है, क्यों जान रहा हूं? क्योंकि इसका एग्जिस्टेंस है। तो जिस चीज का एग्जिस्टेंस है उसी को मैं जानूंगा ना। जिसका एग्जिस्टेंस ही नहीं उसको मैं कैसे जानूंगा? 1000 साल पहले कोई नहीं जानता था इस चीज को, आज जान रहे हैं क्योंकि आज इसका एग्जिस्टेंस है। फोन को 1000 साल पहले कोई नहीं जानता था, क्योंकि फोन का 1000 साल पहले एग्जिस्टेंस नहीं था, आज है। तो उसी प्रकार न्यूनतम प्राकृत संख्या अपन जानते हैं क्या होती है? 1। क्यों जान रहे हैं? क्योंकि इसका एग्जिस्टेंस है। मैं आपसे पूछूं न्यूनतम प्राकृत संख्या क्या है, तो आप बोलेंगे 1। बता पा रहे हैं? क्यों बता पा रहे हैं? क्योंकि वो होती है, क्योंकि उसका एग्जिस्टेंस है। समझ पा रहे हैं? अधिकतम प्राकृत संख्या का एग्जिस्टेंस है, ये कथन सही की गलत? बोलो। गलत है। किनको सही लग रहा है आपको? और
जैसा भी है बताइए, ऐसा नहीं कि गलत उत्तर दे दिए सही दे दिया, आपको जो लग रहा है वो बताइए, आपको भी लग रहा है, जिसको भी लगे बताइए, ये नहीं कि गलत उत्तर सही उत्तर, उससे क्या करना है, सीखने आए हैं क्लास में, ऐसा थोड़ी कि आप परफेक्ट हैं आप सही उत्तर देंगे, आप सीखने आए हैं, आपके मन में जो है वो बताइए ताकि मैं उसका थोड़ा क्लियर कर पाऊं चीजों को। अधिकतम प्राकृत संख्या अस्तित्व में रहती है, गलत है ये। अधिकतम प्राकृत संख्या अगर अस्तित्व में रहती है तो मेरे को बताइए क्या है वो। अगर अधिकतम प्राकृत संख्या अस्तित्व में रहती है तो मेरे को बताइए लिख करके क्या है। तो आप बोलेंगे अनंत, अनंत कोई नंबर थोड़ी है, अनंत तो रिप्रेजेंट कर रहा है कि सीरीज का कोई अंत नहीं है। हिंदी में अनेकार्थी का एकार्थिया पढ़ते हैं, जिसका कोई अंत ना हो उसको क्या बोलते हैं, अनंत। तो अनंत कोई नंबर थोड़ी है, अनंत का मतलब जिसका कोई अंत ना हो, तो इस सीरीज का कोई अंत नहीं है। अगर आपको लगता है कि अधिकतम प्राकृत संख्या एग्जिस्ट करती है तो मेरे को लिख के बताओ ना क्या है, मेरे को लिख के बताओ। चलो अपन ट्राई करते हैं लिखने का, अधिकतम प्राकृत संख्या तक पहुंच पाएंगे नहीं, देखते हैं। चलिए एक से स्टार्ट करते हैं। प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट होगी, एक से। न्यूनतम तो मिल गई एक, ये एग्जिस्ट कर रही है। चलिए ट्राई करते हैं लिख के, 1 2 3 4 ऐसे करते करते कहां तक पहुंचा, 100 तक। 100 तक पहुंचा, 100 के आगे क्या आएगा, 101 102 ऐसे करते करते मान लो यहां तक पहुंच गया, देखो यहां तक पहुंच गया, यहां तक चलो पहुंच गया, मैं देखो यहां तक पहुंच गया। और आपको लग रहा है कि यही अधिकतम है, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। इसमें एक जोड़ूंगा तो क्या आ जाएगा, अगला आ जाएगा। इसमें एक जोड़ूंगा तो अगला प्राकृत संख्या आ जाएगा ना। तो क्या ये अधिकतम है, अंतिम है, नहीं। आप बोले सर ऐसे करते करते मैं यहां तक पहुंच गए, देखो ऐसे करते करते मैं यहां तक पहुंच गया सर, ये देखो इससे बड़ा प्राकृत संख्या आप लिख ही नहीं सकते। आप बोले फिर एक जोड़ूंगा तो अगला आ जाएगा, समझ आ रहा है। तो ऐसे इस सीरीज का कोई अंत होगा क्या, नहीं होगा। कुछ बच्चे बोलते हैं सर कहीं ना कहीं जाके तो अंत होगा, होगा ही नहीं। कुछ बच्चे ऐसा बोलते हैं बहुत सारे बैचेस में कि सर कहीं ना कहीं जाके तो अंत हो रहा होगा, होगा ही नहीं। आप सोचो ना, आप कुछ भी लिखो, कुछ भी लिखो, आप अगला 40 साल तक लिखते रहो लिखते रहो लिखते रहो आप, और उसके बाद आप बोलो कि सर ये अधिकतम इससे बड़ा हो ही नहीं सकता, तो एक जोड़ के अगला आ जाएगा। आप कुछ भी लिखो, इमेजिन करो ना, सोच के देखो, आप कुछ भी लिखो, कितना भी बड़ा नंबर लिखो, आप बोले सर ये अधिकतम, ये लास्ट, एक जोड़ के अगला बता दूंगा मैं। तो ऐसे तो कभी अंत आएगा ही नहीं, ऐसे तो कभी अंत आएगा ही नहीं। इसका मतलब अधिकतम प्राकृत संख्या एग्जिस्ट ही नहीं करती, होती ही नहीं है। ऐसा नहीं कि सर अपन को पता नहीं है, होती ही नहीं है, इसीलिए अपन को नहीं पता है। समझ पा रहा है, एग्जिस्ट ही नहीं करती है वो, उसका अस्तित्व ही नहीं है, होती ही नहीं है, वो है ही नहीं, कोई जानता नहीं, मतलब होती ही नहीं है वो, तो जानेगा कहां से कोई, उसका एग्जिस्टेंस ही नहीं है, इसीलिए लोग उसको जान नहीं रहे। एग्जिस्टेंस होता तो कोई ना कोई गणितज्ञ बता करके जाता कि हाँ अधिकतम प्राकृत संख्या ये है। अब एग्जिस्टेंस ही नहीं है उसका, तो कोई गणितज्ञ कैसे बताएगा उसको। मैथमेटिशियन जो आर्यभट्ट वराहमिहिर रामानुजन हुए वो बता के जाते अगर होती तो, लेकिन नहीं बता के गए हैं क्योंकि होती ही नहीं है, एग्जिस्टेंस ही नहीं है। तो अधिकतम प्राकृत संख्या जो है अस्तित्व में नहीं रहती है। इसका मतलब ये भी क्या है, गलत है, केवल कथन एक सत्य है। थोड़े ऐसे प्रश्नों का प्रैक्टिस करना जरूरी हो गया है। थोड़ा समय इसीलिए बोल रहा लूंगा, गणित में कुछ वीडियोस भेजते रहूंगा बीच बीच में, लेकिन अच्छी से पढ़ेंगे तो जाके अभी के पैटर्न को डील कर पाएंगे आप। केवल कथन एक सत्य है, बन जाएगा, कोई डाउट तो नहीं है किसी को। अधिकतम प्राकृत संख्या होती ही नहीं है, समझ आ रहा है, होती ही नहीं है, एग्जिस्टेंस ही नहीं है उसका, बन जाएगा। दूसरा लिखिए पूर्ण संख्या, बनेगा। प्राकृत संख्या के बारे में इतनी जानकारी, कहीं पे डाउट रहे तो बिल्कुल पूछेगा। ये समझ आ रहा है नहीं, ये तो गलत होगा। दो तो क्रम से प्राकृत संख्या के बीच में कोई प्राकृत संख्या नहीं आएगी, क्योंकि दशमलव वाली संख्या प्राकृत संख्या में शामिल होती नहीं है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि दशमलव वाली संख्या का यूज गिनने में अपन करते ही नहीं है। चलिए पूर्ण संख्या लिखिए, अब होल नंबर, पूर्ण संख्या लिखेंगे। यदि प्राकृत संख्या में जीरो को सम्मिलित कर दिया जाए, यदि प्राकृत संख्या में जीरो को सम्मिलित कर दिया जाए, यदि प्राकृत संख्या में जीरो को सम्मिलित कर दिया जाए तो पूर्ण संख्या बनती है। यदि प्राकृत संख्या में जीरो को सम्मिलित कर दिया जाए तो पूर्ण संख्या बनती है। यदि प्राकृत संख्या में जीरो को सम्मिलित कर दिया जाए तो पूर्ण संख्या बनती है। If zero is included in natural number, then it is called whole number. If zero is included in natural number, then it is called whole number.
यदि प्राकृत संख्या में जीरो को सम्मिलित कर दिया जाए तो पूर्ण संख्या बनती है। ये प्राकृत संख्या आप देख पा रहे हैं, इसमें जीरो को मिला दिए तो ये संख्या जो बनेगी ये संख्या क्या कहलाएगी? पूर्ण संख्या। ज्यादा अपने मन से इसमें कुछ और मत डालना, बस प्राकृत संख्या आप पढ़े हैं उसमें जीरो भर को मिला देना। प्राकृत संख्या जो आप पढ़े हैं उसमें जीरो भर को मिला दीजिए तो ये संख्याएं जो आप देख पा रहे हैं ये संख्याएं क्या कहलाएंगी? पूर्ण संख्याएं। समझ आ रहा है? नेगेटिव नंबर्स पूर्ण संख्या में आएंगे क्या? नहीं आएंगे, लिख के काटिए। डेसिमल वाले नंबर्स, ये देखिए डेसिमल वाले नंबर्स पूर्ण संख्या में आएंगे क्या? नहीं आएंगे, ध्यान रखिएगा। प्राकृत संख्या में जीरो भर को मिला दीजिए। मेरे को बताओ 37/40 ये पूर्ण संख्या कहलाएगा क्या? बताना। ये पिछले बार का शिक्षक भर्ती का एक प्रश्न पूछ रहा हूं मैं, आधा अधूरा प्रश्न पूछ रहा हूं, आगे जाके पूरा होगा। ये शिक्षक भर्ती परीक्षा पिछले बार का प्रश्न है, सहायक शिक्षक का। इन चारों में से कौन सी संख्या पूर्ण संख्या नजर आ रही है? ये शिक्षक भर्ती का प्रश्न था, अधूरा प्रश्न है, आधा काम करना था, उसके बाद फाइनली ऐसा कुछ आता। तो इन चारों में से कौन सी संख्या पूर्ण संख्या नजर आ रही है? 40/40। ये दशमलव में आएगा ना, दशमलव वाली संख्या इसमें शामिल होगी नहीं। ये भी दशमलव में आएगा, ये भी दशमलव में आएगा, ये क्या आएगा? एक पूर्ण संख्या होती है। समझ आ रहा है? 40/40 कितना आएगा? एक आएगा। ऊपर नीचे समान संख्या से कट कर सकते हैं, ऊपर नीचे समान संख्या से कट किया जा सकता है, ध्यान रखिएगा। अब 37/40 कितना आएगा छोड़ दो, लेकिन ये तो पता है कि सर दशमलव में आएगा। 38/40 भी दशमलव में आएगा, 39/40 भी दशमलव में आएगा, 40/40 एक आएगा, एक पूर्ण संख्या शामिल हो जाएगा, बन जाएगा। एक पूर्ण संख्या होता है ना, मैं ये नहीं पूछ रहा पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होता है, मैं बस ये बोल रहा कि एक पूर्ण संख्या होता है कि नहीं। मैं ये नहीं पूछा कि पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट हो रहा है। 5 पूर्ण संख्या होता है कि नहीं, 15 पूर्ण संख्या है कि नहीं, 25 पूर्ण संख्या है कि नहीं, 4.6 पूर्ण संख्या है कि नहीं। समझ आ रहा है? मैं ये पूछ रहा हूं, मैं ये नहीं पूछा कि कहां से स्टार्ट होता है। ये तो क्या परिभाषा याद रखिएगा, प्राकृत संख्या में जीरो को सम्मिलित कर दिया जाए तो जो संख्या बनेगी ये संख्या क्या कहलाएगी? पूर्ण संख्या। नेगेटिव नंबर्स नहीं आएंगे, डेसिमल वाले नंबर्स इसमें नहीं आएंगे। अगर मैं बोला प्रथम 25 पूर्ण संख्याएं कहां से कहां तक की होंगी? प्रथम 25 पूर्ण संख्याएं 0 से 24, ध्यान रखिएगा, औसत में ऐसे प्रश्न आ चुके हैं। प्रथम 25 पूर्ण संख्याएं 0 से कहां तक? 24, क्योंकि पहली पूर्ण संख्या क्या है? 0। दूसरी पूर्ण संख्या कौन? 1। तीसरी पूर्ण संख्या 2, चौथी पूर्ण संख्या 3, तो 25वें नंबर की पूर्ण संख्या कौन आएगी? 24। ध्यान रखिएगा, औसत में मामला फंस जाएगा। पिछले बार टेट में भी एक प्रश्न ऐसा आया था औसत का लेकर के। हाँ, नहीं लिखेगा कुछ तो उसको प्राकृत ही मान के चलते हैं। अगर मैं बोला प्रथम 25 प्राकृत संख्याएं, तो प्रथम 25 प्राकृत संख्याएं क्या? 1 से 25। कुछ नहीं लिखा कौन सी संख्या है, तो हमेशा उसको प्राकृत लेके चलते हैं। कुछ नहीं लिखा, बस लिखा प्रथम 25 संख्याएं, तो आप हमेशा उसको नेचुरल नंबर से लेके चलते हैं, प्राकृत संख्याएं। तो प्रथम 25 प्राकृत संख्याएं बोला तो 1 से 25 होंगी ना। पहली प्राकृत संख्या कौन थी? 1। दूसरी कौन थी? 2। तीसरी 3, तो 25वीं कौन होगी? 25। तो प्रथम 25 प्राकृत संख्याएं 1 से 25, लेकिन प्रथम 25 पूर्ण संख्याएं बोला तो 0 से 24, क्योंकि पहली पूर्ण संख्या 0, दूसरी 1, तीसरी 2, चौथी 3, पांचवी 4, तो ऐसे करते करते 25वें नंबर की पूर्ण संख्या कौन आएगी? 24। तो प्रथम 25 पूर्ण संख्याएं 0 से 24 और प्रथम 25 प्राकृत संख्याएं 1 से 25। समझ आ रहा है? दोनों में औसत अलग अलग आएगा। यहां पर जब औसत निकालेंगे तो 12 आएगा, और यहां पर जब औसत निकालेंगे तो क्या आएगा? 13 आएगा। पढ़ाऊंगा औसत में। इनका औसत कितना आएगा? 12, और इनका औसत कितना आएगा? 13। जब पद क्रमागत होते हैं ना, जब पद लाइन से लिखे होते हैं, क्रमागत होते हैं, तो औसत निकालने का एक सबसे आसान तरीका होता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2। तुरंत आंसर आ जाता है। जब लाइन से ऐसे पद लिखे होते हैं क्रम से, ऐसा बोलो समांतर श्रेणी में अगर पद होते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सुने हैं क्या? अंतर क्या है उनका? समान।
क्रमागत पद हैं, कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं, तो औसत निकालने का सबसे आसान तरीका होता है फर्स्ट टर्म उठाओ और लास्ट टर्म उठाओ, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। कहां से आया ये सब आगे चल के पढ़ेंगे अपन। जैसे ये पद क्या है, क्रमागत है ना, 0 1 2 3 4 ऐसे करते करते कहां तक, 24 तक। औसत निकालने के लिए सीधे 0 और 24 को जोड़ो, 2 से भाग दे दो, 12 आ गया। यहाँ पे 1 और 25 को जोड़ो, 26, 2 से भाग दे दो, 13। पिछले बार वर्ग 2 के टेट में पूछा था प्रश्न, प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत बताओ। प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत, तो प्रथम 50 प्राकृत संख्याएं 1 2 3 4 ऐसे करते करते 50। औसत बताने के लिए 1 और 50 को जोड़ो, 51। 51 का आधा कितना, 25.5 हो गया आंसर। देखिए समझ आ रहा है। तो वो औसत का प्रश्न है, लेकिन उसके लिए आपको संख्या की जानकारी होनी चाहिए। आपको पता ही नहीं है कि प्रथम 50 प्राकृत संख्याएं क्या है, तो फिर औसत तो छोड़ ही दो। आप अगर गलती कर दिए, पहली प्राकृत संख्या 0 ले लिए तो आंसर चेंज, पहली पूर्ण संख्या 1 ले लिए तो आंसर चेंज। तो छोटी छोटी बातें, लेकिन आंसर पर बहुत बड़ा प्रभाव छोड़ेंगी ये बातें। इसीलिए इन बातों को जानना बहुत आवश्यक है। इनको स्किप करके सीधे आप नहीं आ सकते आगे, याद रहेगा। तो पहली प्राकृत संख्या क्या, 1, और पहली पूर्ण संख्या, प्रथम 25 प्राकृत संख्याएं 1 से 25, प्रथम 25 पूर्ण संख्याएं, प्रथम 10 प्राकृत संख्याएं 1 से, लेकिन प्रथम 10 पूर्ण संख्याएं 0 से 9, याद रहेगा। लिखिए पूर्णांक संख्या, इंटीजर्स। पूर्णांक संख्या इंटीजर्स बोलते हैं। लिखिए पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या ही होती है, पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या ही होती है, पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या ही होती है जो ऋणात्मक, शून्य तथा धनात्मक होती हैं, जो ऋणात्मक, शून्य तथा धनात्मक होती हैं। पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या ही होती है, पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या ही होती हैं जो ऋणात्मक, शून्य और धनात्मक होती हैं, जो ऋणात्मक, शून्य और धनात्मक होती हैं। इंटीजर्स आर दी होल नंबर्स, integers are the whole numbers which can be negative, 0 and positive, which can be negative, 0 and positive, which can be negative, 0 and positive. Integers are the whole numbers which can be negative, 0 and positive. इसमें सब कुछ आ जाएगा, ऋणात्मक भी आएगा, शून्य भी आएगा, धनात्मक भी आएगा। ये याद रखिएगा, इसमें सब कुछ आएगा, ऋणात्मक भी आता है, 0 भी आता है और धनात्मक भी आता है। इसको बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स, इसको जीरो इंटीजर और इसको पॉजिटिव इंटीजर्स। तो इंटीजर्स में सब कुछ आएगा, पूर्णांक संख्या में तीनों आ जाएगा, ऋणात्मक, शून्य और धनात्मक। डेसिमल वाले नंबर्स यहां पर भी नहीं आएंगे, ध्यान रखिएगा। ये जो डेसिमल वाले नंबर्स हैं, ये देखिए, ये डेसिमल वाले नंबर्स यहां पर भी शामिल नहीं होंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। प्रश्न कराऊंगा आज, बहुत सारे प्रश्न करेंगे, व्याकरण के पूछे गए, पीएससी के पूछे गए क्वेश्चंस। हो गया यहां तक? याद कैसे रखेंगे? देखो, याद करने का तरीका बहुत आसान, 3 तो संख्या पढ़ ली अपन। 1 से स्टार्ट करिए, 1 से स्टार्ट करेंगे, संख्याएं क्या होंगी? प्राकृत होंगी। थोड़ा पीछे जाइए, 0 को मिला लीजिए तो संख्याएं क्या होंगी? पूर्ण होंगी। थोड़ा और पीछे जाइए, ऋणात्मक संख्याओं को भी मिला लीजिए तो संख्याएं क्या होंगी? पूर्णांक हो जाएंगी। याद रहेगा। याद करने का तरीका भी बहुत आसान है। 1 से स्टार्ट करिए, 1 से स्टार्ट करेंगे, संख्याएं प्राकृत, थोड़ा पीछे जाके 0 को मिलाइए, संख्याएं पूर्ण, थोड़ा और पीछे जाके ऋणात्मक संख्याओं को भी मिला दीजिए तो संख्याएं क्या हो जाएंगी? पूर्णांक। नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स। सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या है? सबसे बड़ा एग्जिस्ट नहीं करता। सबसे छोटा होल नंबर क्या है? सबसे बड़ा एग्जिस्ट नहीं करेगा। सबसे छोटा इंटीजर एग्जिस्ट नहीं करेगा, सबसे बड़ा भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। इंटीजर्स में सबसे छोटा एग्जिस्ट नहीं कर रहा है और ना तो सबसे बड़ा। याद रहेगा यहां तक?
ऐसा स्केल भी याद रखिएगा, ये काम आएगा आगे चल के। ये स्केल आपने ऐसा बचपन में पढ़ा होगा, बीच में 0, इधर पे +1 +2 +3, इधर पे -1 -2 -3, पढ़े ना ऐसा? ये भी पढ़े होंगे कि लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं चलने पर मान बढ़ता है। लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं चलने पर वैल्यू जो है ये बढ़ता है, ये पढ़े होंगे। बाएं से दाएं चलने पर मान हमेशा बढ़ेगा। तभी तो +2 और +3 में किसको बड़ा बोलते हो आप? +3 को। +2 और +3 में +3 बड़ा क्यों? क्योंकि बाएं से दाएं चलने पर वैल्यू बढ़ रहा है। 0 और +1 में कौन बड़ा है? +1। -1 और 0 में कौन बड़ा? -2 और -1 में कौन बड़ा? -10 और -15 में कौन बड़ा है? माइनस में संख्या जितनी बड़ी होती जाएगी वो उतनी ही छोटी। समझ आ रहा है? तो लेफ्ट टू राइट चलने पर ये वैल्यू, मान जो है ये बढ़ेगा। याद रखिएगा इसको। हो गया यहां तक? 3 संख्या याद रखिए, प्राकृत, 0 मिला दिए पूर्ण, नेगेटिव नंबर्स मिला दिए पूर्णांक। दशमलव वाली संख्या जैसे 2.5 ना तो प्राकृत है, ना तो पूर्ण है और ना ही पूर्णांक। 2.5 को ना तो मैं प्राकृत का नाम दूंगा, ना तो पूर्ण का और ना ही पूर्णांक का। क्लियर है यहां तक तीनों? चलो, ये 3 संख्याएं हो गई। जल्दी से 2 संख्याएं और लिखो, फिर परिमेय अपरिमेय को पढ़ करके बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे जो रिसेंट एग्जाम में पूछे गए हैं। तीनों याद रहेगा? अब चलो, प्राकृत संख्या का 2 पार्ट किए थे, याद आ रहा है? प्राकृत संख्या का 2 हिस्सा किए थे अपन। प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर आपने पढ़ लिया। अब इसका 2 पार्ट अपन ने किया था। एक सम प्राकृत संख्या, सम प्राकृत संख्या, इंग्लिश में क्या बोले थे? इवन नेचुरल नंबर। और दूसरा था विषम प्राकृत संख्या। विषम प्राकृत संख्या, इसको बोले थे अपन क्या? ऑड नेचुरल नंबर, ये बोले थे अपन। याद है ना? ये प्राकृत संख्या पढ़ ली अपन। अब मुझे बताओ, सबसे छोटी सम संख्या क्या, 0 या 2? सबसे छोटी सम संख्या 2 कि 0? कंफर्म 2? और किसी को 0 लग रहा है क्या? बताइए। 10 की बात नहीं कर रहा हूं, 20 की बात नहीं कर रहा हूं ना। 10 में 0 आता है, वो तो अंक है। 10 में 0 एक अंक की तरह काम कर रहा है। मैं बोल रहा 0 एक संख्या 0 है, ये सम संख्या है कि नहीं? मुझे ये बताओ कि सम प्राकृत संख्या और सम संख्या दोनों एक ही चीज है कि अलग अलग है? मैं बोला सम प्राकृत संख्या और सम संख्या, ये दोनों अलग अलग चीज हैं कि दोनों एक ही हैं? एक ही है। क्या लगता है? एक ही है। अलग अलग है तो क्या अलग है दोनों में? मैं जो अलग बोल रहा हूं उनसे पूछा हूं क्या अलग है? क्या अलग है? सेंट्रल के जो टीचर्स हैं वो ऐसा बताते हैं, ध्यान से सुनना। बाकी मैं समझा रहा हूं कि अपन को एक ही लेके चलना है दोनों को, लेकिन सेंट्रल के क्लासेस आप देखेंगे, जो सेंट्रल के कुछ टीचर्स हैं जो मैथ्स वगैरह पढ़ाते हैं, वो क्या बताते हैं कि सम प्राकृत बोला तो कहां से स्टार्ट करो? 2 से। सम प्राकृत बोला तो 2 से स्टार्ट करो, और सम संख्या बोला तो कहां से स्टार्ट करो? 0 से। ऐसा बताते हैं वो। समझ आ रहा है? सम प्राकृत बोला तो 2 से स्टार्ट करना, और सम संख्या बोला तो कहां से स्टार्ट करना? 0 से। लेकिन आप आर एस अग्रवाल या फिर आर डी शर्मा ये सब बुक्स पढ़ेंगे, जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, ऑथेंटिक हैं, जो उनको पढ़ेंगे तो वहां पे साफ लिखा गया है कि दोनों क्या है? एक ही है। सम प्राकृत बोले या सम बोले, बात एक ही है। अब वहां पर साफ साफ ये लिखा गया है कि प्राकृत संख्या को 2 पार्ट में तोड़ दीजिए। वहां पर साफ साफ ऐसा लिखा गया है कि प्राकृत संख्या को 2 पार्ट में तोड़ दीजिए। जो 2 से भाग जाए उसको क्या बोलो? सम। और जो 2 से भाग ना जाए उसको क्या बोलो? विषम। अब चूंकि प्राकृत संख्या में 0 आ रहा है क्या, तो फिर सम और विषम में 0 का सवाल ही पैदा नहीं होता। प्राकृत संख्या में नेगेटिव नंबर्स हैं क्या, तो सम और विषम में नेगेटिव नंबर्स का सवाल ही पैदा नहीं होता। ऐसा लिखा गया आर एस अग्रवाल में भी और एस डी यादव में भी, और आप आर डी शर्मा पढ़ लो जो 9th 10th में पढ़े होंगे, उसमें भी ऐसा ही लिखा गया है।
उसमें साफ साफ लिखा गया है कि सम प्राकृत बोले या सम संख्या बोले, दोनों एक ही चीज है। लेकिन यूट्यूब में, गूगल में सर्च करोगे तो बहुत सारा कॉन्ट्रडिक्शन मिल जाएगा इसमें आपको। कहीं कहीं पे आपको दिखेगा जीरो को सम संख्या बोल देगा, कहीं कहीं पे दिखेगा कि नहीं बोल रहा है, तो बहुत कंफ्यूजन है। आप याद रखिएगा, पीएससी व्यापम के जितने भी एग्जाम्स देंगे उन सब में जो बता रहा हूं वही एक्सेप्ट करेगा। तो आपको ये याद रखना है कि प्राकृत संख्या में जो जो दो से भाग गया उसको सम संख्या बोलेंगे, और जो जो दो से भाग नहीं गया उसको विषम बोलेंगे। समझ आ रहा है? सम प्राकृत या सम एक ही बात है। विषम प्राकृत संख्या बोले या विषम संख्या बोले, विषम प्राकृत संख्या बोले या विषम संख्या बोले, बात एक ही है। तो ध्यान रखिएगा, जीरो प्राकृत में शामिल नहीं होता तो सम और विषम में नहीं आएगा। नेगेटिव नंबर्स प्राकृत संख्या में शामिल नहीं होते तो सम और विषम में नहीं आएंगे। सम और विषम प्राकृत के दो पार्ट हैं। प्राकृत में जो जो दो से भाग गया वो सम, जो जो दो से भाग नहीं गया वो विषम। एक बात और समझो, बचपन में आपने ऐसा पढ़ा होगा, ध्यान से देखो एक बात, बचपन में आपने ऐसा पढ़ा होगा, सम का मतलब पेयर बनना और विषम का मतलब एक बच जाना। ऐसा आपने पढ़ा होगा, विषम का मतलब एक बच जाना, ऐसा आपने पढ़ा होगा। सम का मतलब पेयर बनना और विषम का मतलब एक बच जाना। दो सम क्यों है? क्योंकि दो में पेयर बन जा रहा है। देखो, पेयर मतलब जोड़ा बन जा रहा है। चार सम क्यों है? क्योंकि चार में कै ठो पेयर बन जा रहे हैं, दो ठो। छह सम क्यों है? क्योंकि छह ठो, सॉरी, कै ठो पेयर बन जा रहे हैं? तीन ठो। ये देखो, तीन ठो पेयर। एक विषम क्यों? क्योंकि एक में एक बच जा रहा है। तीन विषम क्यों है? क्योंकि तीन में एक पेयर तो बन रहा है और एक बच जा रहा है। पांच विषम क्यों? क्योंकि पांच में दो पेयर बन रहे हैं और एक बच जा रहा है। तो बचपन में ऐसा सिखाते थे कि सम का मतलब पेयर बनना, विषम का मतलब एक बच जाना। अब जीरो में ना तो पेयर बन रहा है और ना ही पेयर बच रहा है, कुछ खाली सिंगल बच रहा है। इसका मतलब इस हिसाब से भी देखा जाए तो जीरो ना तो सम होगा ना तो विषम। इस बेसिस पे भी देखेंगे तो जीरो का निष्कर्ष तो यही निकल रहा है कि जीरो ना तो सम है ना ही विषम है। क्योंकि जीरो में ना तो पेयर कंप्लीट हो पा रहा है ना ही इनकम्प्लीट हो पा रहा है। पेयर है ही नहीं उसमें, तो जीरो का मतलब तो कोई पेयर ही नहीं है। तो बचने की बात और पेयर बनने की बात आ ही नहीं रही है यहाँ पे। तो इस बेसिस पे भी अगर आप देखेंगे तो जीरो को ना तो सम बोलेंगे ना ही विषम। तो आप एग्जाम सीजीपीएससी हो, सीजी व्यापम हो, इनके लिए याद रखिए कि प्राकृत संख्या में जो जो दो से भाग जाएगा वो सम, और जो जो दो से भाग नहीं जाएगा वो विषम। सम प्राकृत बोले या सम बोले एक ही बात है, विषम प्राकृत बोले या विषम बोले एक ही बात है। लिखिए, सम प्राकृत संख्या या फिर सम संख्या, इसको लिखिए, सम प्राकृत संख्या या सम संख्या। लिख लीजिए, वे प्राकृत संख्याएं जो दो से भाग जाती हैं, वे प्राकृत संख्याएं जो दो से भाग जाती हैं, वे प्राकृत संख्याएं जो दो से भाग जाती हैं। द नेचुरल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई टू, द नेचुरल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई टू, वे प्राकृत संख्याएं जो दो से भाग जाती हैं। द नेचुरल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई टू, वे प्राकृत संख्याएं जो दो से भाग जाती हैं। लिख लीजिए, 2, 4, 6, 8, 10 ये सब हो जाएंगी, अनंत होंगी, इनका भी कोई अंत नहीं है। 2, 4, 6, 8, 10 ऐसा लिख लीजिए। सबसे छोटी सम संख्या कौन है? 2, याद रखिएगा। अगला लिख लीजिए, विषम प्राकृत संख्या या विषम संख्या, विषम प्राकृत संख्या या विषम संख्या, विषम प्राकृत संख्या या विषम संख्या। वे प्राकृत संख्याएं जो दो से भाग नहीं जाती हैं, वे प्राकृत संख्याएं जो दो से भाग नहीं जाती हैं। द नेचुरल नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाई टू, द नेचुरल नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाई टू, द नेचुरल नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाई टू, वे प्राकृत संख्याएं जो दो से भाग नहीं जाती हैं। द नेचुरल नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाई टू। लिख लेंगे, 1, 3, 5, 7, 9, 11 ऐसा चलेगा। ये सबसे छोटी सम संख्या 2 और सबसे छोटी विषम संख्या 1। कितनी विषम संख्याएं? अनंत। कितनी विषम संख्याएं? अनंत। पानी भेजना सर, बनेगा यहां तक? बन जाएगा? कोई डाउट तो नहीं इसमें किसी को?
तो जीरो को ध्यान रखिएगा, कहीं पे अगर देख भी लिए यूट्यूब में, गूगल में, तो परेशान मत होना। सीजीपीएससी में, सीजी व्यापम में जो बता रहा हूं यही चीजें आपको मिलेंगी जो बता रहा हूं। बनेगा? ये सब चीजें भी सोचेंगे बचपन में जो पढ़ाए हैं उस बेसिस पे भी तो आप देखेंगे तो सबसे छोटी सम संख्या क्या आएगी? 2 ही आएगी। बचपन से ऐसा रटाई भी तो है कि सबसे छोटी या पहली सम संख्या क्या है? 2 है। तो याद रखिएगा इन बातों को। इतनी संख्याएं हो गई आपकी कंप्लीट। अब आएगा आपका मेन परिमेय संख्या। तो याद रहेगा इतना। इनको क्या बोले थे अपन? वो जल्दी से बोलो। प्राकृत। इनको क्या बोले थे? पूर्ण। थोड़ा सा और पीछे जाके ऋणात्मक संख्याओं को ले लिया, ये क्या थी? पूर्णांक। प्राकृत में जो जो 2 से भाग गया उसको क्या बोले थे? सम संख्या। और जो जो 2 से भाग नहीं गया उसको क्या बोले थे? विषम संख्या। याद रहेगा। 2.5 प्राकृत है क्या? पूर्ण है क्या? पूर्णांक है क्या? सम विषम कुछ है क्या? प्राकृत ही नहीं है तो सम और विषम का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर बन जाएगा। अब हेडिंग डालो परिमेय संख्या। अगला 1 घंटा और लूंगा, 1 घंटा में पूरा हो जाएगा ये। इसमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। यहां तक तो चलो फिर भी नॉर्मल चीजें थी। परिमेय अपरिमेय में बहुत सारे प्रश्न बने हैं, स्टेटमेंट वाले, कथन कारण वाले, ये पूरे कवर होंगे आपके। परिमेय संख्या इंग्लिश में इसको बोलते हैं रैशनल नंबर। परिमेय संख्या। याद है 2 ही संख्याएं हैं, परिमेय और अपरिमेय। 2 ही संख्याएं बस आपके सिलेबस में है, परिमेय और अपरिमेय। क्या होती है परिमेय संख्या बताइए? P/Q के रूप में जिसको लिख पाए। और ठीक, और क्या? दो बटा तीन परिमेय संख्या है कि नहीं? 2/3 परिमेय संख्या है कि नहीं? है। 7/4 परिमेय संख्या है कि नहीं? है। 7/4 है कि पूरा पूरा भाग जाएगा तो ही परिमेय होगा? ऐसा नहीं है। 6 परिमेय संख्या है कि नहीं? -4 परिमेय संख्या है कि नहीं? -5/7 परिमेय संख्या है कि नहीं? 0 परिमेय संख्या है कि नहीं? 0 परिमेय संख्या है क्या? नहीं है। क्लासिफिकेशन को देखो एक बार, खोलो। जो क्लासिफिकेशन बताया था उसको देखो, जो वर्गीकरण बताया था, जो वर्गीकरण बताया था उसको देखो और बताओ 0 परिमेय संख्या में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा क्या? इससे पहले अभी तक जितना पढ़ाया हूं ना मैं, वो सब परिमेय। इससे पहले मैंने जितना अभी तक आपको पढ़ाया है, ये देखो, ये जितना मैंने आपको पढ़ाया ना, ये सब क्या है? परिमेय। सब परिमेय। अरे अपरिमेय को छोड़ दो तो मैंने बोला था ना, याद आ रहा है? अपरिमेय को छोड़ दो तो मैंने क्या बोला था? ये देखिए, ये देखो ना यार, सारी प्राकृत संख्याएं क्या हैं? परिमेय। सारी पूर्ण संख्याएं परिमेय। सारी पूर्णांक संख्याएं परिमेय। सारी प्राकृत मतलब सम और विषम सब परिमेय है यार। अपरिमेय को छोड़ दो सब, ये सब, ये देखो ना, मैंने कल भी बताया था, ये सब की सब, ये देखो, ये सब की सब क्या है? परिमेय। समझ आ रहा है? अपरिमेय क्या है फिर? अपरिमेय क्या है? P/Q के रूप में जिसको नहीं लिख सकते। किसको नहीं लिख सकते? ठीक ठीक, चलो परिमेय संख्या लिखो। ठीक है, लिखिए। बहुत सारे प्रश्न करने हैं इसमें आज परिमेय संख्या में। किसी को ऐसा लेट तो नहीं होता ना, 1:45 बजे तक क्लास लूंगा तो?
पौने 1 बजे तक क्लास लूंगा डेली, क्योंकि उधर से इधर आने में 10 मिनट 15 मिनट लेट हो ही जाएगा, तो पौने 1 तक क्लास खींचूंगा। जिसी को लेट अगर होता है तो चल देना, बीच में रिकॉर्डिंग देख लेना घर जाके। किसी को भी अगर लेट होता है जाने में तो जा सकते हैं, कोई जॉब वाला हो घर में, किसी को काम हो तो जा सकते हैं। पौने 1 तक क्लास चलेगा डेली मेरा, क्योंकि आने में मेरे को पौने 11 बजे जाएगा क्लास चालू करने में, तो पौने 1 बजे तक क्लास लूंगा डेली। 2 घंटे पूरी क्लास लूंगा तो पौने 1 बज जाएगा। किसी को बीच में अगर जाना हो तो जा सकते हैं। परिमेय संख्या की परिभाषा लिखिए। वे संख्याएं जिन्हें P बटे Q के रूप में निरूपित किया जाता है, वे संख्याएं जिन्हें P बटे Q के रूप में निरूपित किया जाता है, जहां P और Q पूर्णांक संख्या होती है, जहां P और Q पूर्णांक संख्या होती है, जहां P और Q पूर्णांक संख्या होती है तथा Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तथा Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। वे संख्याएं जिन्हें P बटे Q के रूप में निरूपित किया जाता है, जहां P और Q पूर्णांक संख्या होती है तथा Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। The numbers which can be represented in the form of P by Q, where P and Q are integers, where P and Q are integers and Q is not equal to 0. The numbers which can be represented in the form of P by Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0. चलो ध्यान से देखो, ये सेम पूरा का पूरा पूछा था नगर सैनिक में, स्टेटमेंट बना के। समझ आ रहा, कथन और कारण का प्रश्न पूछा था। ये जितनी बातें आपको अभी लिखवाए ना, वो सारी बातें कथन और कारण में दे दिया था व्यापम। अभी नगर सैनिक का जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा था। कराऊंगा प्रश्न को। 3 बातों को चेक करिए, 3 बातों को चेक करना, 3 बातों को। पहली बात, P बटा Q में डेटा हो। दूसरी बात, ये P और Q क्या होना चाहिए? पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब आप सीख चुके हैं, ऋणात्मक भी चलेगा, शून्य भी चलेगा, धनात्मक भी चलेगा। और तीसरी बात, Q 0 ना हो, एक अपवाद है ये। नीचे 0 नहीं होना चाहिए। नीचे 0 होगा तो वो परिभाषित नहीं होता। क्यों परिभाषित नहीं होता समझा दूंगा, उसमें कुछ खास है नहीं, लेकिन अभी के लिए याद रखिए कि नीचे 0 गणित में नहीं आना चाहिए। नीचे 0 आया तो वो परिभाषित नहीं होगा। सिंपल सा लॉजिक है उसके पीछे कि वो परिभाषित क्यों नहीं होगा, लेकिन अभी के लिए याद रखिए, पूरे गणित में ऐसा कोई नंबर आपको नहीं मिलेगा जहां पे नीचे 0 आ जाए। ऐसा कोई नंबर मिलेगा ही नहीं आपको जहां पे नीचे 0 आ जाए। तो इन 3 बातों को जो भी सेटिस्फाइड करेगा, देखना ध्यान से, P बटा Q का रूप हो, पहली बात। दूसरी बात, P और Q क्या हो? पूर्णांक संख्या। तीसरी बात, नीचे 0 ना हो। इन तीनों कंडीशन को जो भी संख्या सेटिस्फाइड करी, उसको आप क्या बोल देना? परिमेय बोल देना। समझ आ रहा है? चलो देखना, 4/7। चलो तीनों बातों को चेक करो, तीनों बातें सेटिस्फाइड हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही है। P बटा Q है कि नहीं? P और Q पूर्णांक है कि नहीं? 4 और 7 पूर्णांक है ना? पूर्णांक पढ़ा चुका हूं। नीचे 0 है क्या? इसका मतलब ये क्या है? परिमेय संख्या है। देखना, 5/2, तीनों बातें सेटिस्फाइड हो रही है कि नहीं? चेक करो। P बटा Q है कि नहीं? P और Q पूर्णांक है कि नहीं? नीचे 0 है क्या? तीनों बातें सेटिस्फाइड हो रही है, मतलब ये क्या है? परिमेय संख्या है। समझ आ रहा है? चलो, -3/5 चेक करो, तीनों बातें सेटिस्फाइड हो रही है कि नहीं? P बटा Q है कि नहीं? P और Q पूर्णांक है कि नहीं? -3 और 5 दोनों पूर्णांक हैं। नीचे 0 है क्या? इसका मतलब ये भी क्या है? परिमेय संख्या। समझ पा रहे हैं? चलो अगला, 4/1 जिसका सरलतम रूप 4 होता है, क्योंकि नीचे 1 का कोई अर्थ होता नहीं है, तो 4/1 कहीं लिखा हुआ दिखाई नहीं देगा आपको, उसका सरलतम रूप क्या होता है? 4। चलो चेक करो, P बटा Q है कि नहीं? P और Q दोनों पूर्णांक है कि नहीं? 4 और 1 दोनों पूर्णांक हैं। नीचे 0 है क्या? इसका मतलब 4/1 जिसका सरलतम रूप 4, ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। चलो, -7/1 जिसका सरलतम रूप -7 है, चेक करो परिमेय संख्या है कि नहीं? P बटा Q है कि नहीं? P और Q पूर्णांक है कि नहीं? नीचे 0 है क्या? इसका मतलब -7/1 जिसका सरलतम रूप -7 है, ये भी क्या है? परिमेय संख्या। चलो अगला, 0/2 जिसका सरलतम रूप क्या है? 0। P बटा Q है कि नहीं? P और Q दोनों पूर्णांक है कि नहीं? 0 पूर्णांक होता है, 2 भी पूर्णांक होता है। नीचे 0 है क्या? तो 0/2 जिसका सरलतम रूप 0 है, ये भी क्या है? परिमेय संख्या। ये सब जितने भी नंबर्स आप देख पा रहे हैं, ये सब क्या है? परिमेय।
नीचे जीरो बस आएगा तो वो परिभाषित नहीं होगा, ऐसा कोई नंबर आपको गणित में दिखाई नहीं देगा। सिंपल सा लॉजिक है कि वो परिभाषित नहीं होता, बताऊंगा आज, लेकिन ध्यान रखिए कि नीचे जीरो आए ऐसा कोई नंबर आपको पूरे गणित में कहीं पे दिखाई नहीं देगा। तो नीचे जीरो नहीं आना चाहिए। इन तीनों कंडीशन को जो भी सेटिस्फाइड करेगा उसको आप परिमेय संख्या का नाम दोगे। पी बट्टा क्यू का रूप होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट, ये लिखा हुआ था नगर सैनिक के पेपर में। दूसरी बात, पी और क्यू क्या होना चाहिए? पूर्णांक। पी और क्यू पूर्णांक होना चाहिए, इंटीजर वैल्यू। इंटीजर में ऋणात्मक भी आता है, शून्य भी आता है, धनात्मक भी आता है। एक अपवाद है कि नीचे जीरो नहीं हो। तो आप देख सकते हैं पी बट्टा क्यू जहां पी और क्यू पूर्णांक है, नीचे जीरो नहीं है। पी बट्टा क्यू जहां पी और क्यू पूर्णांक है, नीचे जीरो नहीं है। पी बट्टा क्यू पी और क्यू पूर्णांक है और नीचे जीरो नहीं है। मतलब जितने भी नंबर्स आप देख पा रहे हैं ये सब के सब क्या है? परिमेय बन जाएगा। जितनी प्राकृत संख्याएं आप पढ़े ये सब की सब क्या है? बोलो, परिमेय है ना? परिमेय। जितनी पूर्ण संख्याएं आप पढ़े ये सब की सब क्या है? परिमेय। जितनी पूर्णांक संख्याएं आप पढ़े ये भी सब की सब क्या है? परिमेय। बन जाएगा। यहां तक नोट कर लीजिए, यहां तक पूरा। कहीं जाना है क्या? काहे उठे थे? काहे के लिए? मैं फोन में इतना लंबा थोड़ी बात कर रहा हूँ यार। जाओ, आपको जाना है तो बनेगा। यहां तक नोट करिए, जल्दी से रिकॉल एक बार करा रहा हूं, इसके बाद आगे बढ़ूंगा। जल्दी से एक बार देख लीजिए, याद रहेगा। तीन कंडीशंस, आगे जाकर भी तो बहुत सीखेंगे। आज के पूरे लेक्चर में देखना परिमेय संख्या के बारे में एक एक पॉइंट समझ में आएगा आपको। अभी तो फिलहाल ये सामान्य जानकारी बताई जो कि सारी बुक्स में मिल जाएंगी आपको। पी बट्टा क्यू का रूप हो जहां पी और क्यू क्या हो? पूर्णांक और नीचे जीरो ना हो। समझ आ रहा है? पी बट्टा क्यू का रूप हो जहां पी और क्यू पूर्णांक हो और नीचे जीरो ना हो। जो भी संख्या इन तीनों बातों को संतुष्ट करेगी, जो भी संख्या इन तीनों बातों को संतुष्ट करेगी उसको आप क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। बन जाएगा यहां तक। नीचे एक का कोई अर्थ नहीं होता। -7 बटा एक पूरे गणित में कहीं लिखा हुआ दिखाई नहीं देगा आपको। उसका सरलतम रूप क्या होगा? -7। 0/2 का सरलतम रूप क्या होगा? 0 होगा। 3/-5 इसको परिमेय संख्या बोलूंगा कि नहीं? जल्दी बताओ, बोलेंगे? पी बटा क्यू है क्या? पी और क्यू दोनों क्या है? पूर्णांक। नीचे जीरो है क्या? इसका मतलब 3/-5 भी क्या है? परिमेय। लेकिन ये सरलतम रूप नहीं है, ऐसा गणित में कहीं लिखा हुआ दिखाई नहीं देगा। नीचे वाले माइनस साइन को ऊपर ट्रांसफर कर दिया जाता है तो इसका सरलतम रूप आपको गणित में क्या मिलेगा? -3/5। गणित के लिखने के कुछ तरीके होते हैं, नियमों के अनुसार गणित को लिखा जाता है, तो वहां पर ऐसा लिख करके छोड़ा नहीं जाता। इसका सरलतम रूप क्या होता है? -3/5। नीचे वाले माइनस साइन को ऊपर ट्रांसफर करते हैं तो ऊपर वाला पॉजिटिव नंबर क्या बन जाता है? नेगेटिव बन जाता है। याद रहेगा। आगे चल के आज ही के लेक्चर में देखेंगे अपन दशमलव वाली संख्याएं भी बताऊंगा। जैसे ये भी क्या होगी? परिमेय। ये भी परिमेय होगी, पढ़ाऊंगा आगे चल के। ऐसे नंबर्स, ये देखिए, ऐसे नंबर्स भी क्या होंगे? परिमेय। समझ आ रहा है? इसको बार के फॉर्म में लिखते हैं ऐसा। तो ऐसे नंबर्स भी परिमेय होंगे, ऐसे नंबर्स भी परिमेय होंगे। आज के लेक्चर में समझाऊंगा आपको। लेकिन अभी फिलहाल इतना बस याद रखिए कि जिसको पी बटे क्यू में आप लिख पाए, जहां पे पी और क्यू क्या होना चाहिए? पूर्णांक और क्यू जीरो ना हो। पूर्णांक पढ़ चुके पहले, इसका मतलब पूर्णांक सीखेंगे तभी जाकर क्या सीख पाएंगे? परिमेय संख्या। अगर पूर्णांक ही नहीं सीख पाएंगे तो परिमेय संख्या कैसे सीखेंगे फिर आप? समझ आ रहा है? तो पी और क्यू यहां पर पूर्णांक होना चाहिए। बढ़ूं आगे, इनमें आऊंगा, अभी दशमलव वाली संख्याओं में आऊंगा। अभी इतने पे होल्ड रखिए। इसमें एक प्रश्न बस बोल रहा हूं मैं, आप मेरे को उसका उत्तर बताना। पिछले बार टेट के पेपर में वर्ग 2 में व्यापम ने पूछा था। ध्यान से सुनना, उसका उत्तर बताना। लिखवा नहीं रहा हूं उसको, एक साथ लिखवाऊंगा क्वेश्चंस को मैं, बस पूछ रहा हूं
4 संख्याएं मैं आपको दे रहा हूं, आपको बताना है कि उन चारों को पढ़ने का क्रम क्या होगा। मैं आपको पूर्ण संख्या दे दिया, पूर्णांक संख्या दे दिया, परिमेय संख्या दे दिया और प्राकृत संख्या दे दिया। पूर्णांक संख्या दे दिया हो, पूर्ण संख्या दे दिया हो, परिमेय संख्या दे दिया हो और प्राकृत संख्या दे दिया हो। समझ आ रहा है? इन 4 संख्याओं को दे दिया मैं आपको, पूर्णांक दिया हूं, पूर्ण संख्या दिया हूं, प्राकृत संख्या दिया हूं और परिमेय, इंटीजर्स दे दिया हूं, होल नंबर, नेचुरल नंबर और रैशनल नंबर। इन चारों को सीक्वेंस में जमाइए। क्या क्रम होगा इन चारों को पढ़ने का अगर आपको संख्या पद्धति सीखना है? जल्दी से बताओ। कौन बोला सबसे पहले परिमेय? हाँ, तो सबसे पहले परिमेय कैसे पढ़ दोगे आप? परिमेय के अंतर्गत ऐसे तो सबसे पहले वास्तविक संख्या आपको पढ़ना पड़ेगा, फिर आपके हिसाब से तो बिना पूर्णांक जाने परिमेय संख्या कैसे जान जाओगे आप? समझ आ रहा है? सबसे पहले क्या पढ़ोगे? प्राकृत। सबसे पहले क्या पढ़ोगे? प्राकृत, 1 से स्टार्ट होता है। उसके बाद पूर्ण संख्या, 0 को मिला दिए पूर्ण बन गया। उसके बाद पूर्णांक, नेगेटिव नंबर्स को मिलाया तो पूर्णांक बन गया। पूर्णांक सीखने के बाद क्या सीख पाओगे? परिमेय संख्या। यही प्रश्न था पिछले बार के टेट में वर्ग 2 में, गणित और विज्ञान वाले बच्चों के लिए था। समझ पा रहे हैं? जो क्रम पढ़ाया हो वही क्रम रहेगा यार। पहले प्राकृत संख्या सीखोगे तो उसमें 0 को मिलाओगे तो पूर्ण बनेगा ना, उसमें नेगेटिव नंबर्स को मिलाओगे तो पूर्णांक बनेगा, और पूर्णांक सीखोगे तभी तो परिमेय संख्या को सीख पाओगे, क्योंकि परिमेय संख्या में बोला है कि p बटा q, जहां p और q क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। अब पूर्णांक पता ही नहीं है तो परिमेय संख्या कैसे पढ़ दूंगा मैं? बन जाएगा? चलो ठीक है, प्राकृत, फिर पूर्ण, फिर पूर्णांक और उसके बाद क्या पढ़ेंगे आप? परिमेय संख्या। चलो अगला लिखिए अपरिमेय संख्या। आऊंगा परिमेय संख्या में फिर से, लेकिन उससे पहले अब अपरिमेय संख्या लिखिए। इरैशनल नंबर, अपरिमेय संख्या लिखेंगे वे संख्याएं जिन्हें p बटे q के रूप में निरूपित नहीं किया जा सकता। वे संख्याएं जिन्हें p बटे q के रूप में निरूपित नहीं किया जा सकता। वे संख्याएं जिन्हें p बटे q के रूप में निरूपित नहीं किया जा सकता। वे संख्याएं जिन्हें p बटे q के रूप में निरूपित नहीं किया जा सकता। इन्हें सामान्यतः वर्गमूल के रूप में लिखा जाता है। इन्हें सामान्यतः वर्गमूल के रूप में लिखा जाता है। इन्हें सामान्यतः वर्गमूल के रूप में लिखा जाता है। The numbers which cannot be represented in the form of p by q. The numbers which cannot be represented in the form of p by q. The numbers which cannot be represented in the form of p by q. They are generally represented in the form of square root. They are generally represented in the form of square root. They are generally represented in the form of square root. अब ध्यान से समझना इसको, एक बार लिख लेना अभी, उसके बाद पूरी चर्चा करेंगे अपन। जिसको p बटे q में आप नहीं लिख पाएंगे वो क्या कहलाएगा? अपरिमेय। पहली बात तो ये आती है, जिसको p बटे q में आप नहीं लिख पाएंगे वो कहलाएगा अपरिमेय। किसको नहीं लिख पाएंगे? तो उसका जवाब है कि सामान्यतः वर्गमूल में जो संख्याएं होंगी उसको p बटे q में आप नहीं लिख पाएंगे। समझ आ रहा है? क्यों नहीं लिख पाएंगे तो उसका जवाब देखेंगे अभी आगे चल के। अभी के लिए बस इतना समझिए कि जिसको p बटे q में आप नहीं लिख पाएंगे वो क्या है? अपरिमेय। किसको नहीं लिख पाएंगे? तो जो सामान्यतः वर्गमूल में संख्याएं होंगी उनको p बटे q में नहीं लिख पाएंगे। उदाहरण के तौर पे लिखिए, बातचीत करते हैं फिर इसमें। वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, फिर वर्गमूल 5 लिखना, वर्गमूल 6, वर्गमूल 7, वर्गमूल 8, वर्गमूल 10, वर्गमूल 11, वर्गमूल 12। ये सारी संख्याएं जो आप देख पा रहे हैं इनको मैं p बटे q के रूप में नहीं लिख पाऊंगा। इनको मैं p बटे q के रूप में नहीं लिख पाऊंगा। क्यों नहीं लिख पाऊंगा उस पर बात करेंगे अभी, लेकिन नहीं लिख पाऊंगा ये कंफर्म है। किनको मैं p बटे q के रूप में नहीं लिख पाऊंगा, क्यों नहीं लिख पाऊंगा बात करूंगा आज के लेक्चर में। नहीं लिख पा रहा इसीलिए इसको कहां रखा गया? अपरिमेय की श्रेणी में। हो गया?
साइड में ऐसा बॉक्स बनाइए और उसमें लिखिए वर्गमूल 1, इसका मान क्या होता है? 1 होता है क्या? साइड में लिखेंगे वर्गमूल 4 का मान क्या? 2, वर्गमूल 9 का मान 3, वर्गमूल 16 कितना? 4, वर्गमूल 25 हो जाएगा 5, वर्गमूल 36 हो जाएगा 6, वर्गमूल 49 हो जाएगा 7, वर्गमूल 64 हो जाएगा 8, वर्गमूल 81 हो जाएगा 9, वर्गमूल 100 हो जाएगा 10 एंड सो ऑन। ये जो नंबर्स हैं जो आप देख पा रहे हैं ये क्या कहलाएंगे? परिमेय। क्योंकि आप देख पा रहे हैं इनका p बटा q का रूप तो संभव है। वर्गमूल 1 क्या है? परिमेय, क्योंकि इसका p बटा q है ना। देखो 1 के नीचे क्या लिख दूंगा? 1 p बटा q हो गया। वर्गमूल 4 क्या है? परिमेय, क्योंकि p बटा q है। वर्गमूल 9 परिमेय, क्योंकि p बटा q है। वर्गमूल 16, वर्गमूल 25, वर्गमूल 36, वर्गमूल 49, वर्गमूल 64, वर्गमूल 81, वर्गमूल 100। इन नंबर्स को देखो, ये नंबर्स जो लिखा हुआ ये क्या कहलाएंगे? परिमेय। 100 तक के नंबर ही जनरली ऑप्शन में देता है वो। रूट के अंदर 100 तक के नंबर्स ही जनरली ऑप्शन में देता है वो, ध्यान रखिएगा। तो 100 तक के नंबर्स ही जनरली रूट में देगा वो। तो 100 तक के नंबर्स में ये 10 नंबर को रट लो, ये 10 नंबर को रट लो, क्योंकि ये पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। रूट के अंदर ये जो नंबर्स है ना, ये आगे चल के पढ़ेंगे, ये क्या कहलाती हैं? पूर्ण वर्ग, परफेक्ट स्क्वायर। वो सब अभी नहीं बता रहा हूं मैं, पढ़ेंगे आगे चल के। आप इतना याद रखो कि रूट के अंदर ये 10 नंबर्स को मैं रट लेता हूं सर। रूट के अंदर ये जो 10 नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये रैशनल, इसको छोड़कर रूट के अंदर कोई भी नंबर लिखा तो उसको क्या लिखना? इररेशनल। समझ आ रहा? 100 तक के नंबर्स ही जनरली ऑप्शन में रहेंगे। प्रश्न दूंगा मैं प्रीवियस ईयर के, 100 तक के नंबर्स ही ऑप्शन में रहते हैं रूट के अंदर में। रूट के अंदर में तो रूट के अंदर में इन 10 नंबर्स को याद कर लो। रूट के अंदर 1, रूट के अंदर 4, रूट के अंदर 9, फिर 16, फिर 25, 36, 49, 64, 81, 100। अगर मैं लिखा रूट 50, सीधे बोलो क्या है? अपरिमेय। समझ आ रहा है? मैं बोला रूट 18, सीधे बोलो क्या है? रूट 20, रूट 24, रूट 30। समझ आ रहा? सीधे बोलो अपरिमेय। क्यों इनको p बटे q में नहीं लिख सकते, उस पे बात करेंगे अपन। क्यों नहीं लिख सकते, क्या वजह है, इनमें क्या ऐसी खासियत है कि इनको मैं p बटे q में नहीं लिख पा रहा हूं? वो आज के लेक्चर में ही चर्चा करूंगा मैं। अभी के लिए बस याद रखो ऑप्शन टिक करने के लिए कि रूट के अंदर ये 10 संख्याएं एकदम कंठस्थ कर लो। रूट के अंदर ये 10 संख्याएं एकदम कंठस्थ याद कर लो। ये परिमेय, क्योंकि इनका p बटा q है। देखो ना, है ना p बटा q, जहां p और q क्या है? पूर्णांक। केवल p बटा q होना नहीं, p और q पूर्णांक भी होना मैटर करेगा। तो p बटा q है, देखो p बटा q है, p और q क्या है? पूर्णांक। और q जीरो है क्या? नहीं है। समझ आ रहा है? और q जीरो नहीं है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? देख पा रहे हैं? p बटा q है, जहां p और q क्या है? पूर्णांक, और q जीरो नहीं है। तो रूट के अंदर ये 10 संख्याएं दिया तो परिमेय बोलना, इसको छोड़ के रूट के अंदर कोई भी नंबर दिया तो उसको क्या बोलना? अपरिमेय। ऐसा नहीं कि सर रूट 2 को रूट 2/1 लिख दिया, p बटा q हो तो गया सर, ऐसा नहीं। p और q क्या होना चाहिए? पूर्णांक, ये मैटर करता है। ऐसा नहीं कि रूट 10 को सर रूट 10/1 लिख दो, p बटा q बन तो गया, p बटा q बन तो जा रहे हैं सब। जहां p और q क्या होना चाहिए? पूर्णांक। तो क्या रूट 2 पूर्णांक होता है? नहीं। तो एकदम कंठस्थ कर लो, रूट के अंदर ये 10 संख्याएं परिमेय, इसको छोड़ के रूट के अंदर कोई भी नंबर दिया 100 तक में तो उसको सीधे क्या बोलना? अपरिमेय। क्यों? क्योंकि इनको p बटा q में नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकता देखेंगे। नोट करके एक पॉइंट लिख लीजिए, पाई भी क्या है? अपरिमेय। पाई अपरिमेय संख्या है। पाई की कहानी बताऊंगा अभी। पाई का एग्जैक्ट वैल्यू लिखिए, एग्जैक्ट वैल्यू। पाई का एग्जैक्ट वैल्यू 3.14159। ऐसे अलग अलग अंक आते हैं। जबकि पाई का लगभग मान, अप्रोक्सीमेट वैल्यू भी लिखिए, लगभग मान 3.14 या फिर 22/7, दोनों वैल्यू लिखिए। पाई का एग्जैक्ट वैल्यू जो लिखा हो 3.14159, अलग अलग अंक आएंगे, अलग अलग अंक। तो पाई का एग्जैक्ट वैल्यू ये है 3.14159, अलग अलग अंक आएंगे। कितने अंक आएंगे? अनंत। बंद करो यार, खो गए हो एकदम क्लास में। इतना ध्यान मत दो क्लास में, थोड़ा अगल बगल भी ध्यान दो। 3.14159 अलग अलग अंक आएंगे। कितने अंक हैं? अनंत। बात करूंगा इस पे।
लगभग मान पाई का क्या लेते हैं 3.14 या 22/7। यहां तक नोट करिए, इसके बाद बातचीत चालू करते हैं। इतनी सामान्य जानकारी है। इतनी जानकारी आपको बुक में मिल जाएंगी, कोई भी बुक उठा के देखेंगे तो इतनी जानकारी आपको बुक में मिल जाएगी, कहीं भी लिखी हुई। हो गया? इतना याद रहेगा। अब बात करेंगे, देखना डिटेल में अपन। परिमेय संख्या याद रहेगा, तीन कंडीशन, पी बटा क्यू हो, पी और क्यू क्या हो, पूर्णांक हो। ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना कराऊंगा प्रश्न कथन कारण वाला, इसमें लिखा हुआ था पी और क्यू क्या हो, पूर्णांक, क्यू जीरो ना हो। इन तीनों बातों को जो भी संतुष्ट करेगा, तीनों बातों को, केवल एक नहीं, तीनों बातों को जो भी संतुष्ट करेगा उसको परिमेय बोलेंगे, जैसे कि ये सब संतुष्ट किए। दूसरा, अपरिमेय संख्या, जिसको पी बटे क्यू में नहीं लिख पाएंगे वो अपरिमेय। किसको नहीं लिख पाएंगे? सामान्यतः जो वर्गमूल में संख्याएं होंगी। क्यों नहीं लिख पाएंगे सर, क्या इनमें ऐसी खासियत है? तो देखेंगे अभी। रूट के अंदर ये 10 संख्या याद रखेंगे, 100 तक में जो परिमेय है इनको छोड़ के रूट के अंदर कोई भी नंबर लिखा 100 के अंदर, सबको क्या बोलना? अपरिमेय। पाई भी अपरिमेय है, इस पे भी चर्चा करूंगा। ये पाई का एग्जैक्ट वैल्यू 3.14159, अलग अलग अंक आएंगे। कितने अंक हैं? खत्म ही नहीं होंगे। लगभग मान कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना लेते हैं? 3.14 या 22/7। समझ आ रहा है? चलो अब ध्यान से समझना, दशमलव वाली संख्याएं लूंगा, पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा। दशमलव वाली संख्याएं लेकर के पूरे कंसेप्ट को क्लियर करेंगे अपन। दशमलव वाली संख्याएं लेते हैं, पूरा कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। आधे घंटे देखो, पूरा खत्म हो जाएगा, ये एक एक पॉइंट समझ में आएगा। कल जितने क्वेश्चंस बनते हैं परिमेय अपरिमेय के, सब दिखाऊंगा आपको, जो पूछे गए हैं अभी रिसेंट, जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं, प्रीवियस पटवारी में, आरआई में, उनमें पूछे गए, वो सारे क्वेश्चंस कराऊंगा आपको। दशमलव वाली संख्याएं देखना, मैं 3 वैरायटी की संख्याएं लिखूंगा आपके सामने, 3 वैरायटी की। देखो है तो 2 ही संख्याएं आपके सिलेबस में, परिमेय और अपरिमेय। मैं जो भी संख्या लिखूंगा आइदर वो परिमेय होगी और अपरिमेय, 2 ही संख्याएं हैं, रैशनल और इरैशनल। तो दशमलव वाली संख्याएं मैं 3 ठो लिखूंगा, अलग अलग वैरायटी की, 3 अलग अलग वैरायटी की संख्याएं लिखूंगा मैं। सबसे पहले वैरायटी की संख्याएं लिख रहा हूं मैं, 3 अलग अलग वैरायटी की संख्याएं लिखूंगा। पहले वैरायटी की संख्याएं लिख रहा हूं, देखो पहले वैरायटी की संख्याएं जैसे 3.24, 2.5, 5.69, 21.234, 916.4, 9.465, 2.334। ये देखो, ये पहले वैरायटी की कुछ संख्याएं आपके सामने लिखा है। पहले वैरायटी की कुछ संख्याएं हैं, ये पहला वैरायटी आपके सामने लिखा हूं मैं, ध्यान से समझना। इन सब में एक सिमिलैरिटी क्या है? तो इन सब में एक सिमिलैरिटी है कि ये सारी संख्याएं आप देखेंगे तो दशमलव के बाद इन सभी में अंक जो है वो क्या है? सीमित हैं या शांत हो जा रहे हैं। शांत हो जा रहे हैं या फिर बोलो खत्म हो जा रहे हैं। इन सारी संख्याओं में आप देखेंगे तो एक सिमिलैरिटी आपको समझ में आएगी। वो सिमिलैरिटी क्या समझ में आ रही है? तो इन सारी संख्याओं को आप देखिए, इन सारी संख्याओं को आप देखेंगे तो इन सारी संख्याओं में एक सिमिलैरिटी आपको ये समझ में आएगी कि इन सारी संख्याओं में दशमलव के बाद अंक सीमित हैं। सीमित मतलब लिमिटेड है। डेसिमल के बाद डिजिट्स लिमिटेड हैं। लिमिटेड का मतलब समझ आता है ना, सीमित का मतलब समझ आ रहा है ना, शांत हो जा रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं जाके शांत हो जा रहे हैं। देखो दशमलव के बाद कितना अंक है? 1, 2 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 1 अंक, 3 अंक, 3 अंक, मतलब कहीं ना कहीं जाके क्या हो जाए? शांत। जैसे ये भी देखो, ये देखो, ये भी तो इसी वैरायटी में आएगा ना, आएगा ना। ये देखो ऐसा लिख दिया, ये देखो ऐसा लिख दिया, ये भी तो इसी वैरायटी में आएगा क्या? देखो तो एक बार ये संख्या अगर मैं लिखा इस प्रकार से, ये भी तो इसी वैरायटी में आएगा क्या? दशमलव के बाद जाके कहीं ना कहीं शांत हो जाए, कहीं ना कहीं शांत हो जाए। लिमिटेड अंक हो, सीमित अंक हो, दशमलव के बाद 1 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 1 अंक, 3 अंक, 3 अंक, दशमलव के बाद अंक सीमित हैं,
शांत हो जा रहे हैं, खत्म हो जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जाके शांत हो जाए। अब इस वैरायटी का कोई भी नंबर आपके सामने आया तो इसको आप बोलना P बटा Q में लिखा जा सकता है। मतलब इस वैरायटी का कोई भी नंबर आया तो इसको क्या बोलेंगे आप? परिमेय संख्या। समझ आ रहा है? इस वैरायटी का कोई भी नंबर आपके सामने आया तो आप इसको क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। क्योंकि इस वैरायटी के नंबर्स का P बटा Q होता है। जानते भी होंगे लिखने, इतना बेसिक आपको पहले से पता होगा, नहीं पता होगा तो आगे चल के सीखेंगे। इतना बेसिक आता है क्या? इसको क्या लिखेंगे? P बटा Q में लिखेंगे 25 बटा 10। अरे एक अंक के बाद दशमलव है तो नीचे क्या लगाते हैं? एक जीरो। इतना तो बेसिक आता होगा। नहीं आता है तो आगे चल के सीखेंगे। इसको क्या लिखेंगे? इसको क्या लिखेंगे? इसको क्या लिखेंगे? 21 23 4 डिवाइड बाई कितना? 1000। 9164 डिवाइड बाई कितना? 9465 डिवाइड बाई कितना? 2334 डिवाइड बाई कितना होगा? तो इस वैरायटी का कोई भी नंबर आया इसको भी तो P बटे Q में लिख दोगे क्या? बताओ तो। 4624 नीचे कै ठो जीरो? 6 ठो। ये देखो, इस वैरायटी का कोई भी नंबर आया उसको आप क्या टिक करेंगे? परिमेय। क्यों? क्योंकि इनका P बटा Q पॉसिबल है जहां पर P और Q क्या है? पूर्णांक, और नीचे जीरो नहीं। समझ आ रहा है? इस वैरायटी का कोई भी नंबर आपके कैलकुलेशन करने में आया, क्योंकि प्रश्न ऐसे भी आए हुए हैं कि दिया गया व्यंजक में से कौन सा व्यंजक परिमेय है, तो आपने कैलकुलेशन किया और कैलकुलेशन करने पर इस वैरायटी का कोई नंबर प्राप्त हुआ तो आप उसको क्या टिक करेंगे? परिमेय संख्या। समझ आ रहा है? सिमिलैरिटी समझ आ रहा है इन सब में? तो इन सब में सिमिलैरिटी क्या है? दशमलव के बाद अंक क्या है? सीमित या शांत हो जा रहे हैं, मतलब खत्म हो जा रहे हैं। डेसिमल के बाद डिजिट्स लिमिटेड हैं, टर्मिनेट हो जा रहे हैं, टर्मिनेट हो जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जाके शांत हो जाए। नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। दो वैरायटी और आएगा, पूरे कंसेप्ट आपको क्लियर होंगे। फिर देखना क्वेश्चंस तभी कर पाएंगे आप जब इन सब चीजों को सीखेंगे, तब जाके क्वेश्चंस बनेंगे आपसे। केवल ऐसा नहीं कि P बटा Q में जिसको लिख पाए वो परिमेय, केवल उतना जानकारी सफिशिएंट नहीं रहेगा। हो गया? अब कभी कभी मन में ऐसा आता है कि सर दशमलव के बाद अंक सीमित हो, आप बोल रहे हैं। सीमित का मतलब क्या? कहां तक जा सकता है? कभी कभी मन में ऐसा जिज्ञासा उत्पन्न हो जाता है, आदमी सोचता है कि सर दशमलव के बाद आपने बोला अंक सीमित हो, लिमिटेड हो, शांत हो जाएं। लिमिटेड का मतलब कहां तक जा सकता है सर? अरे लिमिटेड का मतलब कहां तक जा सकता है? मन में ऐसा आता है। मान लो मैंने एक ऐसी संख्या आपको दे दी, समझना बात को, मैंने आपको एक ऐसी संख्या दे दी जिसमें दशमलव के बाद 1000 अंक लिखे हैं। दशमलव के बाद 1000 अंक लिखे हैं, फिर शांत हो गया है, तो ये भी क्या है? परिमेय है। नीचे कितने जीरो आ जाएंगे? 1000 जीरो। क्या दिक्कत है? आप बोले सर दशमलव के बाद 1,00,000 अंक लिखे हैं, मान लो 1,00,000 अंक लिख सकते हैं ऐसी संख्या? दशमलव के बाद 1,00,000 अंक हैं, फिर शांत हो गया है, तो वो भी क्या है? परिमेय है। नीचे कितना जीरो आ जाएगा? 1,00,000 जीरो। कहीं ना कहीं शांत हो। अब वो 1000 अंक आए दशमलव के बाद, 1,00,000 अंक आए, 10,00,000 अंक आए, मैटर नहीं करता, कहीं ना कहीं जाके शांत हो रहा है। क्या? अगर कहीं ना कहीं जाके वो शांत हो जा रहा है, इसका मतलब उसका P बटा Q संभव है, और P बटा Q संभव है तो क्या बोलेंगे अपन? रैशनल नंबर बोलेंगे। लेकिन एग्जाम में जो प्रश्न आएंगे उसमें दशमलव के बाद 4 5 6 अंक से ऊपर अंक नहीं रहेगा। क्लियर है? यहां तक बढ़ूं आगे? चलो अगला वैरायटी देखो, जल्दी से देखो। अगला वैरायटी देखना, सेकंड वैरायटी लिख रहा हूं। 2.333333 चलते जा रहा है। कितने? 3। अनंत। अंत ही नहीं है। पूरा जीवन निकाल दो 3 3 3 लिखते लिखते तो भी ये 3 खत्म नहीं होंगे। 0.67676767 कितने? 67 अनंत। अंत ही नहीं है इनका। 0.251251 चलते रहेगा। 6.12323232323 चलते रहेगा। अंत ही नहीं है 23 का। 5.1282828
2828 चलते रहेगा, अंत ही नहीं है 28 का। 0.136565655 चलते रहेगा, 0.412222 चलते रहेगा। ये मैं आपके सामने कुछ संख्याएं लिखा हूं। इन सारी संख्याओं में एक सिमिलैरिटी समझ आ रही है। दशमलव के बाद अंक कितने हैं? अनंत। दशमलव के बाद अंक अनंत हैं। दशमलव के बाद अंक अनंत हैं, या फिर आप क्या बोलोगे? अशांत हैं। डेसिमल के बाद डिजिट्स जो है ये क्या है? इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट डिजिट्स है, या फिर क्या बोलोगे? नॉन टर्मिनेटिंग। देखो ना, दशमलव के बाद अनंत अंक हैं, कितने? 3 आएंगे, खत्म ही नहीं होंगे, लिखते रहो पूरा जीवन भर। 6 7 6 7 6 7 6 7 लिखते रहो। 2 5 1 2 5 1 2 3 2 3 2 3 लिखते रहो। 2 8 2 8 2 8 लिखते रहो। 6 5 6 5 6 5 लिखते रहो। 2 2 2 2 लिखते रहो। तो दशमलव के बाद अनंत अंक आ रहे हैं, या इसी को क्या बोलेंगे? अशांत हैं, खत्म ही नहीं हो रहे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। समझ आ रहा है? एक और वैरायटी लिखता हूं, देखना यहां पर। 1.4121356 अलग अलग अंक आ रहे हैं, अलग अलग अंक। 1.732 अलग अलग अंक आ रहे हैं, अनंत अंक। 3.14159 अलग अलग अंक आ रहे हैं, कितने अंक? अनंत अंक। ये भी आप देख सकते हैं, इसी चीज को फॉलो कर रहा है। दशमलव के बाद अंक कितने हैं? अनंत, या फिर आप क्या बोलो? अशांत। यहां तक लिखिए, फिर समझाता हूं। दोनों में ही दशमलव के बाद अंक कितने हैं? अनंत हैं, दोनों ही अशांत हैं। ये भी क्या है, देख सकते हैं, ये भी अशांत हैं। अशांत का मतलब नॉन टर्मिनेटिंग। और ये भी क्या है? अशांत हैं। अशांत का मतलब नॉन टर्मिनेटिंग। दोनों ही अशांत हैं, दोनों अशांत हैं। ये भी अशांत है और ये भी अशांत है, दोनों ही आपको नजर आ रहा होगा, दोनों ही अशांत हैं। दशमलव के बाद शांत नहीं हो रहे। देखो ना, दशमलव के बाद डैश डैश किया मतलब खत्म ही नहीं होगा, चलते रहेगा। ये जो मैं डैश डैश कर दिया ऐसा, मतलब ये खत्म ही नहीं होगा, चलते रहेगा। तो ये भी दशमलव के बाद अशांत है, और ये भी दशमलव के बाद अशांत है। मतलब ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब टर्मिनेट नहीं हो रहा है। ये भी क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है। लेकिन दोनों में एक डिफरेंस भी आप लोगों को नजर आ रहा होगा। आ रहा है क्या डिफरेंस? दोनों अशांत हैं, ये तो समझ आ रहा है, लेकिन दोनों में एक डिफरेंस भी आपको समझ में आ रहा होगा। क्या डिफरेंस समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? ये क्या है? रिपीटेशन के साथ अशांत है। ये क्या है? रिपीटेशन के साथ में अशांत है। रिपीटेशन के साथ में अशांत है, देख सकते हैं। एक अंक का रिपीटेशन, 2 अंक का, 3 अंक का, कितने भी अंक का हो, रिपीटेशन के साथ अशांत है। और ये बिना रिपीटेशन के अशांत है। ये जो है बिना रिपीटेशन के क्या है? अशांत। समझ आ रहा है? एक रिपीटेशन के साथ अशांत और एक विदाउट रिपीटेशन अशांत। चलो ध्यान दो यहाँ पे। 3 वैरायटी समझ आ गया पहले तो। पहला क्या था? शांत। आगे के दोनों क्या है? अशांत। अशांत में एक रिपीटेशन वाला और एक विदाउट रिपीटेशन। एकदम सिंपल है, कर पाएंगे तीनों टाइप के याद? पहला तो शांत था, एकदम सिंपल था, दशमलव के बाद शांत हो जा रहा था। आगे के दोनों क्या है? अशांत। अशांत में एक रिपीटेशन के साथ वाला और एक विदाउट रिपीटेशन वाला। अब पहले इसको समझो, ध्यान से देखना, ये वाले को समझना पहले। पहली बात तो ये कि रिपीटेशन के साथ जो अशांत होता है, इनको बार के रूप में लिखा जाता है। पहली बात तो ये समझो, दशमलव के बाद जो भी अंक रिपीट होते हैं, दशमलव के बाद जो भी अंक रिपीट होते हैं, ये देखिए, दशमलव के बाद जो भी अंक रिपीट होते हैं, इनके ऊपर क्या लगा दिया जाता है? बार। पहली बात तो ये समझो। ऐसे डेटा भरपूर मिलेंगे आपको आगे चल के, व्यापम के एग्जाम्स में तो बहुत सारे प्रश्न आए हैं यहाँ से, देखे होंगे ना ऐसे डेटा। तो
एग्जाम्स वगैरह में बैठे होंगे तो ऐसे डेटा देखे होंगे। तो पहली बात तो ये कि रिपीटेशन के साथ जो अशांत है, रिपीटेशन के साथ जो अशांत है उनको बार के रूप में लिखा जाता है। दशमलव के बाद जो भी अंक रिपीट होता है उसके ऊपर क्या लगाते हैं, बार। यहाँ 3 रिपीट हो रहा है, 3 के ऊपर बार। यहाँ 6 7 रिपीट हो रहा है, 6 7 के ऊपर बार। यहाँ 2 5 1 रिपीट हो रहा है, 2 5 के ऊपर बार। यहाँ 2 3 रिपीट हो रहा है, यहाँ 2 8 रिपीट हो रहा है, यहाँ 6 5 रिपीट हो रहा है, और यहाँ पर क्या रिपीट हो रहा है, 2। तो दशमलव के बाद जो भी रिपीट होगा उसके ऊपर क्या लगाते हैं, बार। ये बात पहले समझो। अब दूसरी बात, अभी के लिए बस याद रखिएगा, आगे चल के कैलकुलेशन सीखेंगे। ये वाला जो वैरायटी है, ये वाला जो वैरायटी है, रिपीटेशन के साथ जो अशांत है, ये वाला जो वैरायटी है, इसका भी P बटा Q पॉसिबल होता है। वो कैसे लिखना है वो बताऊंगा आगे चल के। अभी के लिए याद रखो, इस वैरायटी का P बटा Q संभव है, और जिसका P बटा Q संभव है उसको क्या बोलते हैं अपन, परिमेय संख्या, रैशनल नंबर। अब P बटा Q कैसे लिखना है वो आगे चल के बताऊंगा, इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा। सीधे इसको P बटा Q में पता है क्या लिखोगे आप, 7 बटा 3। इसको क्या लिखोगे, 67 बटा 99। इसको क्या लिखोगे, 251 बटा 999। तो इस तरीके से सारे डेटा का P बटा Q में लिख दूंगा। अभी आप नहीं जान रहे होंगे कि कैसे लिखना है, लेकिन आगे चल के कैलकुलेशन में सिखाऊंगा ये। अभी के लिए याद रखो कि ये जो सेकंड वैरायटी था इसका P बटा Q संभव है, और जिसका P बटा Q संभव है उसको क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। तो ऐसा कोई नंबर या बार में कोई नंबर आपके सामने आया और पूछा परिमेय की अपरिमेय, तो उसको क्या टिक करेंगे, परिमेय संख्या। समझ आ रहा है। रिपीटेशन के साथ जो अशांत होगा उसका P बटा Q होता है, और P बटा Q होता है मतलब क्या होगा, वो परिमेय। जैसे ये 2.3333, इसका P बटा Q क्या होगा, 7 बटा 3 होगा। वो निकालना सीखेंगे। जैसे ये वाले का तो P बटा Q आपको आता था, बचपन में सीखे हैं आप, एक अंक के बाद दशमलव तो 1 0, 2 अंक के बाद दशमलव तो 2 0। लेकिन ये वाले का P बटा Q जो है आप नहीं जान रहे होंगे। जो जान रहे होंगे अच्छी बात है, जो नहीं जान रहे होंगे अभी के लिए याद रखो कि इस वैरायटी का P बटा Q होता है, और जिसका P बटा Q होता है उसको क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। तो सेकंड वैरायटी भी क्या है, परिमेय। रिपीटेशन के साथ जो अशांत है, समझ आ रहा है, या बार वाला डेटा। अगर आपको दिखा प्रश्न में बार वाला डेटा या रिपीटेशन के साथ जो अशांत है उसको क्या टिक करना है, परिमेय। इसका P बटा Q कैसे निकलेगा वो तो सेपरेट पूरा एक टॉपिक है जहां से प्रश्न आते हैं। पिछले बार ही प्रश्न आया था, देखो ना, ऐसा शिक्षक भर्ती का एक प्रश्न ये था, ये देखो पिछले बार का ये प्रश्न था, इसको सॉल्व करना था। दोनों को P बटा Q में पहले कन्वर्ट करना था, उसके बाद सॉल्व करना था। तो अभी के लिए याद रखो कि बार वाले डेटा मतलब दशमलव के बाद जो रिपीटेशन चालू हो जाए, मतलब कि रिपीटेशन के साथ अगर अशांत है, रिपीटेशन के साथ अगर नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटेशन के साथ, तो इस वैरायटी के डेटा का P बटा Q होता है, मतलब ये वाला वैरायटी क्या होगा, परिमेय संख्या। तो पहला वैरायटी परिमेय, दूसरा भी क्या है, परिमेय। लास्ट बचा, अब इसको ध्यान से समझना। यहां तक समझ आया, चलो अब देखना लास्ट बचा है जो, उसको देखो। देखना 1.41421356 अलग अलग अंक आ रहे हैं, अलग अलग अंक। कितने अंक हैं, अनंत। एक्चुअल में ये वैल्यू किसका है, जल्दी बताओ, ये वैल्यू किसका है, अबे किसका है मतलब √2 का है, ऐसा ये पूछ रहा था मैं। √2 का वैल्यू समझ आ रहा है। ये वर्गमूल 2 का मान है, जब निकालेंगे तो ऐसा मिलेगा। 1.4142 याद नहीं आ रहा है क्या, 1.4142, अरे बचपन से तो रटाए होंगे, 1.4142 होता है ना वर्गमूल 2 का मान। नहीं याद है क्या यार, नहीं पढ़ो क्या बचपन में, फिर याद क्यों नहीं पढ़े हो, तो 30-35 साल हो गया क्या दिए, कितना साल हो गया 10वीं पास किए, अभी कितने साल के हो आप? कौन से वर्ष में 10वीं पास किए हो आप? कौन से वर्ष में? ये √2 का वैल्यू है 1.41421356। ऐसे अलग अलग अंक आएंगे, कितने अंक आएंगे, अनंत।
√2 का वैल्यू निकालना सीखेंगे, देखना अभी बताऊंगा, थोड़ा सा एक हल्का सा बताऊंगा, वो आगे चल के पढ़ेंगे अपन। भाग विधि से निकालते हैं वर्गमूल 2 का मान। वर्गमूल 2 का मान इतना तो रटे होगे 1.4142 जैसा होता है कुछ, लेकिन एक्चुअल में इसका मान होता है 1.41 42 1 3 5 6 अलग अलग अंक। देख पा रहे हो, अलग अलग अंक। कितने अंक आएंगे? अनंत। अंत ही नहीं होगा कभी, अंत ही नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, कहीं अंत नहीं होगा इसका। वैसे ही वर्गमूल 3, वर्गमूल 3 का मान 1.732 अलग अलग अंक आएंगे। कितने अंक? तो अनंत अंक। वैसे ही पाई का मान जब निकालेंगे तो बताऊंगा ये भी कहां से निकलता है। 3.14159 अलग अलग अंक आएंगे। कितने अंक आएंगे? अनंत। तो ये वाला वैरायटी क्या है? अशांत है लेकिन बिना रिपीटेशन के, बिना रिपीटेशन के अशांत है ये, बिना रिपीटेशन के अशांत है। अब एक बात समझना, एकदम ऑब्वियस, एकदम कॉमन सेंस वाली बात बोल रहा हूं, ध्यान से देखना एक बार। मेरे को ये बताओ, दशमलव के बाद कितने अंक हैं? अनंत। 4 1 4 2 1 3 5 6 अलग अलग अंक, अलग अलग। इसके बाद कौन सा अंक? तो मेरे को कैलकुलेशन के थ्रू मिलेगा कौन सा अंक। इसके बाद कौन सा? तो कैलकुलेशन करके मिलेगा कौन सा। तो ऐसे दशमलव के बाद अलग अलग अंक है, मेरे को पता ही नहीं कि आगे आने वाले अंक क्या हैं, अलग अलग है ये पता है। और कितने हैं? अनंत। अब आप खुद सोचो, एकदम कॉमन सेंस वाली बात है, जो भी संख्या ऐसा नेचर दर्शाएगी, कैसा नेचर? विदाउट रिपीटेशन, अशांत रहेगी। समझ आ रहा है? अलग अलग अंक आएंगे। और कितने अंक आएंगे? अनंत। तो आप खुद सोचो, ऐसे संख्या को क्या मैं p बट्टा q में समेट पाऊंगा? संभव ही नहीं। कैसे समेटू बताओ? इतने को समेटा p बट्टे q में तो ये और आगे जा रहा है, इतने को समेटा p बट्टे q में तो ये और आगे जा रहा है, इतने को समेटा तो ये और आगे जा रहा है। अनंत अंक है। अनंत का मतलब अंत ही नहीं है। 1000 अंक होंगे, 2000, 1 लाख, 10 लाख, अनंत। अनंत का मतलब अंत ही नहीं होगा। समझ आ रहा है? अब जो संख्या ऐसा नेचर दर्शाएगी, कैसा नेचर? दशमलव के बाद अनंत अंक हैं और अलग अलग अंक हैं। तो जो संख्या ऐसा नेचर दर्शाएगी तो उनका p बट्टा q का रूट पॉसिबल हो पाएगा क्या? नहीं। इसीलिए इन संख्याओं को अलग से अपरिमेय संख्या की श्रेणी में डाल दिया गया है। समझ आ रहा है? तो ऐसा नेचर कौन दर्शाएगा? रूट में जितनी संख्याएं होंगी ना, वो सारी संख्याएं ऐसा नेचर दर्शाएंगी। √2, √3, √5, √6, ये देखिए जो लिखवाया था, √7, √8, √10, ये सारी संख्याएं ऐसा ही नेचर दर्शाएंगी, ऐसा ही नेचर। कैसा नेचर सोच पा रहे हैं? दशमलव के बाद अनंत अंक और अलग अलग अंक, मतलब कि विदाउट रिपीटेशन अशांत हैं। तो दशमलव के बाद अलग अलग अंक और कितने अंक? अनंत। विदाउट रिपीटेशन अशांत है, बिना रिपीटेशन के अशांत हैं। दशमलव के बाद अनंत अंक आएंगे सर, और अलग अलग अंक आएंगे। तो आप ही बताओ कैसे समेटू p बटे q में? इतने को समेटा p बटे q में तो और आगे निकल गया, इतने को समेटा तो और आगे निकल गया। सर अनंत अंक हैं और अलग अलग अंक हैं, तो इनका p बटा q संभव ही नहीं है। इसी वजह से इनको कहां रख दिया गया? अपरिमेय संख्या की श्रेणी में रख दिया गया। तो कौन सी संख्याएं ऐसा नेचर दर्शाएंगी? तो रूट में जो संख्याएं होती हैं, ये संख्याएं ऐसा नेचर दर्शाएंगी। इसीलिए इन सबको क्या बोला गया? अपरिमेय। पाई को भी होल्ड पे डालना, पाई का कहानी बताऊंगा। समझ आ रहा है? रूट में जो संख्याएं लिखा था मैं उस स्लाइड में, वो 10 संख्याओं को छोड़ करके जो संख्याएं लिख रहा था, वो सारी संख्याएं ऐसा ही नेचर दर्शाएंगी। इसी वजह से इनको कहां रखा गया? अपरिमेय संख्या की श्रेणी में, क्योंकि इनका p बटा q संभव नहीं हो पाएगा। समेट ही नहीं पाओगे p बटा q में। जैसे देखना, √2 का वैल्यू कहां से आता है, थोड़ा देखना। ये नहीं बनेगा आप लोग से, बस मैं थोड़ा सा ये जानकारी आप लोग को थोड़ा ऐसा दिखाना चाह रहा हूं कि √2 का वैल्यू कहां से आता है। वर्गमूल 2, भाग विधि से वर्गमूल निकालना 9th क्लास में सीखे होगे। ऐसा भाग विधि से, डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना। 2 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए ऐसा 2 के आगे डेसिमल लगा के 0 0 का पेयर लगाते हैं। कुछ पढ़े हो क्या ऐसा? और देखा देखा लग रहा है कि वो भी नहीं लग रहा है। ऐसा देखियो कभी? 2 के आगे ऐसा 0 0 का पेयर लगा देते हैं। इधर पे ऐसा लिखूंगा 1 1 कम 1, कितना बचेगा? 1। एक बार में पूरा पूरा एक पेयर नीचे आ गया।
डेसिमल क्रॉस किया तो यहाँ पे क्या लग गया, डेसिमल। अब ऊपर वाले एक को एक के नीचे लिख के जोड़े, कितना आया, 2। 2 के आगे 4 लगाया, 4 ही क्यों लगाया आप दिमाग मत लगाओ, बस मैं आपको ये दिखा रहा हूं कि ऐसा कुछ होगा। 24 चौको कितना, 96, कितना बचा 4, यहाँ से कौन नीचे आया, 0 0, इस ऊपर वाले 4 को नीचे लिख के जोड़े, कितना आया 28, 28 के आगे 1 लगाया, 281 एकम 281 हुआ, यहाँ पर कितना बचा 119, फिर से ये 0 0 कहाँ आया, नीचे। तो होगा क्या, ऐसे प्रोसेस से जब मैं आगे बढ़ूंगा तो रिमाइंडर मेरे को कभी 0 मिलेगा ही नहीं, इसमें कभी नहीं मिलेगा 0। समझ आ रहा है, रिमाइंडर मतलब शेषफल कभी 0 मिलेगा ही नहीं भाग विधि से 2 का वर्गमूल निकालने में। कहने का मतलब इधर पे ऐसे 0 0 का पेयर बढ़ाते जाओ, उसको कहां लाते जाओ, नीचे, ऐसे 0 0 का पेयर बढ़ा के उसको नीचे लाते जाओ, इधर पे ये जो डिजिट्स हैं ये बढ़ते जाएंगे, ऐसे बढ़ते जाएंगे, कितने डिजिट्स, अनंत। कभी रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, मतलब आपका जो जीवन है पूरा बचा हुआ 2 के वर्गमूल में ही निकाल सकते हो आप। समझ आ रहा है, तो भी 2 का वर्गमूल खत्म नहीं होगा, आपका जीवन इधर खत्म, 2 का वर्गमूल लेकिन रह ही जाएगा। रिमाइंडर कभी 0 आएगा ही नहीं, बोल रहा हूं, कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, कभी आएगा ही नहीं रिमाइंडर 0। मतलब आप इधर पे ऐसा 0 0 का पेयर बढ़ा करके नीचे उतारते जाओ इनको, ऐसा नीचे आते जाएंगे, ये इधर पे डिजिट्स बढ़ते जाएंगे, तो आप पाओगे कि √2 का जो डेटा है डेसिमल में 1.41421356 अलग अलग अंक आते जाएंगे। और खासियत ये भी है कि अलग अलग अंक आ रहे हैं, और कितने अंक, अनंत। रिमाइंडर 0 कभी आएगा ही नहीं, मतलब वर्गमूल कभी रुकेगा ही नहीं, चलता रहेगा चलता रहेगा, दशमलव के बाद अनंत अंक आएंगे और अलग अलग अंक आएंगे। तो आप खुद सोचो, ऐसे डेटा को जो कि कभी खत्म ही नहीं हो रहा है और अलग अलग अंक आ रहे हैं, क्या इनको P/Q में समेट पाऊंगा, नहीं। इसी वजह से √2 को क्या बोल दिया, अपरिमेय। सेम ऐसा ही नेचर कौन दर्शाएगा, √3, √5, √6, √7, √8, √10, ये नंबर्स भी सेम ऐसा ही नेचर दर्शाएंगे। रिमाइंडर कभी 0 मिलेगा नहीं, ये चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, दशमलव के बाद अनंत अंक आएंगे, खत्म ही नहीं होगा, और अलग अलग अंक आएंगे। इसी वजह से इनका P/Q पॉसिबल नहीं है। समझ आ रहा है। अब ये √2 का वैल्यू कैसे निकाला, ये वर्गमूल वाले चैप्टर में। √2 में बार काहे लगेगा यार, √2 में बार काहे लगेगा, √2 में रिपीटेशन आया ही नहीं है इसीलिए बार नहीं लगेगा। वो तो रिपीटेशन वाले डेटा में क्या लगा रहे थे, बार, यहां पर बार नहीं लगेगा। समझ आ रहा है, समझ पा रहे हो बात को। ये जैसा √2 बिहेवियर शो किया ना, वैसा ही बिहेवियर ये सब भी शो करेंगे, वैसा ही बिहेवियर, सेम ऐसे ही। √3 का वैल्यू निकालो, सेम ऐसा ही नेचर शो करेगा, रिमाइंडर कभी 0 आएगा। इसका मतलब ऐसे नेचर को जो जो दर्शाएगा उसको मैं P/Q में नहीं लिख पाऊंगा, इसी वजह से इनको कहां रखा गया, अपरिमेय संख्या के श्रेणी में। ये कहानी है इसकी, समझ आई पूरी बात। तो ये जो मैं लिखवाया था, ये देखिए जनरली 100 तक के नंबर ही आपको देखने को मिलते हैं रूट के अंदर। तो मैंने क्या बताया था, रूट के अंदर इन 10 संख्याओं को छोड़ दीजिए। ये देखिए रूट के अंदर इन 10 संख्याओं को छोड़ दीजिए, ये संख्याएं परिमेय, इनको छोड़ के रूट के अंदर जो भी नंबर लिखेंगे ये सब क्या है, अपरिमेय, क्योंकि ये सब वैसा ही नेचर दर्शाएंगे ऐसा √2 का समझा रहा था आपको। समझ आ रहा है। इन सब का वैल्यू जब लिखोगे ना, √2 का वैल्यू, √3 का वैल्यू, √5 का वैल्यू, इन सब का जब डेसिमल में वैल्यू लिखोगे तो दशमलव के बाद अनंत अंक आएंगे और अलग अलग अंक आएंगे जिनको P/Q में कन्वर्ट कर पाना पॉसिबल नहीं। समझ आई बात पूरी। रमन कुमार, √10 नहीं होगा ना सर? अबे मैं लिख रहा हूं तो होगा ही, फिर मैं गलत ऐसा लिखूंगा नहीं, मैं लिखा हूं तो फिर होगा ही, अपरिमेय ही है √10 यार। अरे √10 को ऐसा लिख दूंगा मैं, √2 × √5 लिख दूंगा ऐसा, और √2 तो अपरिमेय था ही ना, तो √2 × √5 भी क्या है, अपरिमेय। अरे जो लिखा हुआ अपरिमेय है, ये 10 संख्याओं को छोड़ के बाकी सारी संख्याएं क्या हैं, अपरिमेय। समझ आया क्यों है अपरिमेय? सोच पा रहे हैं? √2 अपरिमेय है, क्यों है? क्योंकि इसका P/Q पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, कोई पूछे तो बता पाओगे ना? क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि सर जब इसका वैल्यू हम निकाले तो दशमलव के बाद अनंत अंक मिले और अलग अलग अंक मिल रहे हैं, जिस नेचर की वजह से इसका P/Q पॉसिबल नहीं है। समझ आ रहा है। और ये √2 का वैल्यू जो मैं निकाला हूं, ये आगे चल के आप भी निकालना सीख जाएंगे, अभी आप नहीं जानते होंगे ये एक एकम एक ही क्यों किया,
2 के आगे 4 ही क्यों लगाया, ऊपर से नीचे लिख के जोड़ा, ये प्रोसेस का हिस्सा है ये। तो अभी आप ये नहीं जान रहे होंगे, उनमें परेशान मत होना, बस मैं आपको ये दिखाना चाहता था कि √2 का जब मैं वैल्यू निकालूंगा भाग विधि से तो रिमाइंडर कभी 0 नहीं आएगा। क्लियर हुआ? अपरिमेय कौन है? अब अपरिमेय को छोड़ दो तो जो बचा वो सब क्या है? परिमेय। अपरिमेय में कौन कौन है? रूट वाले नंबर्स, और साथ में कौन? पाई। अब थोड़ा सा पाई का कहानी सीख लो फिर खत्म हो जाएगा। चलो, पाई कहां से आया? ज्योमेट्री मेंसुरेशन में बताऊंगा, अभी नहीं बता रहा हूं। सर्कल में पूरा उसका सरकमफ्रेंस और व्यास को बताना पड़ेगा मेरे को, डायमीटर को, तो अभी वो सब नहीं बता रहा हूं। अभी बस मैं ये बता रहा हूं कि पाई का एग्जैक्ट वैल्यू ये होता है 3.14159। ऐसे अलग अलग अंक आते हैं, ऐसे अलग अलग अंक आते हैं, समझ आ रहा है? पाई का एग्जैक्ट वैल्यू ये होता है 3.14159 अलग अलग अंक आ रहे हैं, अलग अलग अंक जो कभी खत्म ही नहीं हो रहे हैं। देख पा रहे हैं? अलग अलग अंक आ रहे हैं जो कभी खत्म ही नहीं होंगे। आप गूगल में सर्च करके देखना, पाई का एग्जैक्ट वैल्यू यही दिखाएगा। जबकि 22/7 अलग चीज है। देखो 22/7 का वैल्यू तो आप खुद से भी निकाल सकते हो यार। 7 से 22 को भाग दोगे तो ऐसा मिलेगा 3.142857, 142857, 142857, 142857, रिपीटेशन चालू हो जाता है। समझ आ रहा है? 22/7 करके देख लेना, ये तो खुद से भी कर सकते हो। 142857 का रिपीटेशन चालू हो जाता है। इसी को बार के रूप में भी अपन लिख देते हैं, 22/7 को ही बार के रूप में अपन ऐसा लिख देते हैं। पाई का एग्जैक्ट वैल्यू ये है, आप गूगल में सर्च करना, यही मिलेगा आपको। कहां से आया तो पढ़ाऊंगा ज्योमेट्री मेंसुरेशन के टाइम पे कि सर्कल खींचेंगे, उसका सरकमफ्रेंस लेंगे, उसका डायमीटर लेंगे, वहीं से पाई का कहानी पैदा होगा। तो अभी वो छोड़ दीजिए, लेकिन वो पाई आएगा कितना? इतना आएगा पाई। 3.14159 अलग अलग अंक, अलग अलग अंक, अलग अलग कितने अंक? अनंत। जबकि 22/7 तो खुद से भी करके देख सकते हो, 7 से 22 को भाग देना है। 3.142857, 142857, 142857, इसका रिपीटेशन चालू हो जाता है। 142857, इन 6 अंकों का रिपीटेशन चालू हो जाता है जो कभी खत्म ही नहीं होता है, जिनको बार के रूप में ऐसा लिख सकता हूं। अब आप देख सकते हैं इस नेचर की वजह से, देख पा रहे हैं ये क्या है? अशांत। ये भी क्या है? अशांत। लेकिन ये बिना रिपीटेशन के, ये क्या है? बिना रिपीटेशन के। और ये क्या है? रिपीटेशन के साथ, रिपीटेशन के साथ। तो ऑब्वियसली बात है सर, बिना रिपीटेशन के अशांत है, इसी नेचर की वजह से तो पाई को मैं P/Q में कन्वर्ट नहीं कर सकता, इसीलिए पाई को मैं क्या बोल रहा हूं? अपरिमेय। भाई इस नेचर की वजह से पाई P/Q में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, इसी वजह से पाई क्या है? अपरिमेय। 22/7 तो दिख रहा है P/Q में है। अब P/Q में इधर से देखोगे तो भी दिखेगा, बार वाले डेटा का P/Q होता है। तो 22/7 कोई आपसे पूछे तो क्या बोलना? परिमेय। कोई आपसे पूछे पाई क्या है तो बोलना अपरिमेय। क्यों है? क्योंकि इस नेचर की वजह से है। फिर आपसे कोई पूछेगा कि 22/7 क्या है तो बोलना परिमेय। क्यों? क्योंकि P/Q में जहां P और Q क्या है? पूर्णांक, और Q 0 नहीं है। लेकिन अब एक मन में सवाल ये पैदा होता है कि जब पाई अलग चीज है और 22/7 अलग चीज है, तो पाई का वैल्यू 22/7 बचपन से क्यों पढ़ाया गया है? उसके बारे में समझना। अब देखो बचपन से जो पढ़ाया गया है पाई का वैल्यू 22/7, वो क्यों पढ़ाया गया है? गणित का कुछ नियम है कि कैलकुलेशन जब अपन कर रहे होते हैं और दशमलव के बाद बहुत सारे अंक आ जाए, तो कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से दशमलव के बाद 2 अंक उठाए जाते हैं। तो दशमलव के बाद 2 अंक पाई में क्या है? 1 4। देख पा रहे हो? दशमलव के बाद 2 अंक पाई में क्या है? 1 4। कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से दशमलव के बाद 2 अंक पाई में लिए गए जो कि 1 4 है, और 22/7 में भी दशमलव के बाद 2 अंक क्या है? 1 4 है। तो केवल और केवल कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पाई का जो लगभग मान है, ये अपन को कितना लेना होता है? 22/7 या फिर 3.14। वैसे पाई अलग चीज है और 22/7 अलग चीज है। कोई आपसे पूछे पाई क्या है तो बोलना अपरिमेय। क्यों अपरिमेय? क्योंकि विदाउट रिपीटेशन ये अशांत नेचर शो कर रहा है। कहां से आया ये पाई का वैल्यू? समझाऊंगा ये मैं, ज्योमेट्री मेंसुरेशन पढ़ाऊंगा तब। अभी उसके लिए सरकमफ्रेंस, डायमीटर सब बताना पड़ेगा, परिधि, व्यास, वो सब में उलझना नहीं है अपन को। तो ये
पाई का एग्जैक्ट वैल्यू है जो कि दशमलव के बाद बिना रिपीटेशन के अशांत है। अलग अलग अंक आते हैं, कितने अंक आएंगे? अलग अलग अनंत अंक। दशमलव के बाद अलग अलग अंक आएंगे, अनंत अंक आएंगे। इसी नेचर की वजह से पाई का p बटा q पॉसिबल नहीं है और इसी वजह से इसको क्या बोला गया? अपरिमेय। 22/7 तो दिख ही रहा है ना यार p बटा q में, ये तो परिमेय होगा ही। और इधर देखेंगे तो आप देख सकते हैं रिपीटेशन के साथ अशांत है, मतलब क्या है? ये अपरिमेय, सॉरी परिमेय है। p बटा q में दिख रहा है मतलब परिमेय है, ऑब्वियस सी बात है। तो बचपन से फिर पाई का वैल्यू 22/7 क्यों पढ़ाया गया है? तो पाई में दशमलव के बाद 2 अंक 1 4 हैं और 22/7 में भी दशमलव के बाद 2 अंक 1 4 हैं। तो कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पाई का लगभग मान आपको क्या बताया गया है? 22/7 या 3.1। एक्चुअल में पाई अलग चीज है और 22/7 अलग चीज है। समझ पा रहे हैं? ये वैल्यू कहां से आया उसको बाद में देखेंगे अपन। समझ आई पूरी कहानी? परिमेय तो देखो क्लियर है। परिमेय क्या है? जिसको p बटे q में अपन लिख पाए, जहां p और q क्या हो? पूर्णांक और q जीरो नाम। ये तो एकदम क्लियर था। अपरिमेय क्या था? जिसको p बटे q में अपन ना लिख पाए। तो प्रश्न यहाँ पे आया किसको नहीं लिख सकते? तो आपने बोला सामान्यतः जो वर्गमूल में संख्याएं होंगी उनको मैं p बटे q में नहीं लिख सकता, साथ में पाई को भी नहीं लिख सकता। प्रश्न आया क्यों नहीं लिख सकते? तो उसका कारण आपने जान लिया कि सर इनका नेचर जो है वो कैसा है? दशमलव के बाद अनंत अंक आते हैं और अलग अलग अंक आते हैं, मतलब विदाउट रिपीटेशन अशांत नेचर दर्शाने की वजह से ही इनको अपरिमेय की श्रेणी में रखा गया है। समझ आ रहा है? बुक में आप ये पढ़ते हैं कि जिसको p बटे q में ना लिख पाए वो क्या है? अपरिमेय। किसको नहीं लिख पाएंगे? ये भी बुक में लिखा रहता है कि सामान्यतः जो वर्गमूल में संख्याएं होती हैं और साथ में पाई, इसको p बटे q में नहीं लिख सकते। उसका कारण आपने जाना कि इनमें ऐसी खासियत क्या है? तो आपने जाना कि दशमलव के बाद अलग अलग अंक आएंगे इनमें और अनंत अंक आएंगे। इसी नेचर की वजह से इनका p बटा q पॉसिबल नहीं है। इस वजह से इनको कहां रखा गया? अपरिमेय संख्या में। क्लियर है यहां तक? पाई का एग्जैक्ट वैल्यू ये होता है, ध्यान रखिएगा। ये पाई का एग्जैक्ट वैल्यू है, कहां से आया आगे चल के बताऊंगा। 22/7 का एग्जैक्ट वैल्यू ये है जिसमें रिपीटेशन चालू हो जाता है। तो पाई अपरिमेय इस नेचर की वजह से 22/7 परिमेय, क्योंकि p बटा q में दिख ही रहा है। और इधर भी देखेंगे तो बार वाला डेटा या रिपीटेशन वाला डेटा क्या होता है? आप जानते हैं परिमेय होता है। लेकिन पाई का वैल्यू 22/7 बचपन से क्यों पढ़ाए हैं? तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू पाई का 3.14 लिया गया। 22/7 में भी दशमलव के बाद 2 अंक 1 4 हैं, तो पाई का अप्रोक्सीमेट वैल्यू 22/7 या 3.14। समझ आई पूरी कहानी यहां तक? याद रहेगा इतना? लिखे पूरा को यहां तक। अब कल जो क्लासिफिकेशन बताया था याद करो उसको। कल जो क्लासिफिकेशन आपको बताया था दशमलव वाली संख्या का, लिखे हो कि नहीं इसको? ये देखो, इसको लिखे हो? इसमें आ जाओ। इसको लिखे हो कि नहीं? लिखे हो? ये देखो, अब याद आएगा आपको पूरा। ये देखो, इसमें क्या लिख दूंगा मैं? 2.5 लिख दूंगा, लिखूंगा। इसमें क्या लिख दूंगा मैं? बोलो। 2.33 बार वाला डेटा, इस प्रकार के डेटा लिख दूंगा इसमें मैं। जैसे 2.3 का बार, 0.67 का बार, और इसमें क्या लिख दूंगा? बोलो। वर्गमूल 2, 1.41 4 2 1 3 5 6, इस प्रकार के डेटा। पाई 3.14159, इस प्रकार के डेटा। ये देखो, शांत दशमलव, याद करो, शांत दशमलव। और आगे के दोनों क्या? अशांत। रिपीटेशन के साथ जो चलेगा वो आवर्ती, और विदाउट रिपीटेशन जो चलेगा वो अनावर्ती। सिंपल है। देखो कल जो पढ़ाया था, शांत और अशांत। अशांत में आवर्ती और अनावर्ती, रिपीटेशन वाला आवर्ती और विदाउट रिपीटेशन वाला अनावर्ती। तो शांत दशमलव किसका पार्ट है? परिमेय का। आवर्ती किसका पार्ट है? और अनावर्ती किसका पार्ट है? वही लिखवाया था कल। देखो, समझ आ रहा है? ये आपका कंप्लीट हुआ पूरा सेक्शन। इसमें प्रश्न करेंगे कल अपन। समझ आया? लेकिन अब प्रश्न आराम से बनेंगे आपसे। अगर इतनी जानकारी आपको समझ में आ गई है तो क्वेश्चंस आप आराम से कर लेंगे। बुक में ये सब इतना डिटेल में लिखा नहीं है। देखो ये पूरा खत्म हो गया। देखो दशमलव वाली 3 वैरायटी बताया आपको मैं। शांत हो जा रहा था, उसको क्या बोलेंगे? शांत। अशांत 2 टाइप का था, एक रिपीटेशन वाला और एक विदाउट रिपीटेशन वाला। रिपीटेशन वाला क्या कहलाएगा? आवर्ती, रिकरिंग। और विदाउट रिपीटेशन वाला
अनावर्ती नॉन रिकरिंग। अब कौन परिमेय कौन अपरिमेय बता पाएंगे? ये क्या है परिमेय? इसका P बटा Q था ना, ये भी क्या है? इसका भी P बटा Q पॉसिबल है। कैसे लिखना है आगे जाके पढ़ेंगे। ये अपरिमेय, क्योंकि विदाउट रिपीटेशन अनंत अंक आ रहे हैं, इसी नेचर की वजह से P बटा Q में इसको नहीं लिख सकता। क्लियर है यहां तक? बन जाएगा। इस पूरे को पढ़ के आइए, कल क्वेश्चन कराऊंगा, पूरे को पढ़ के आइए। और समझ आए इधर सभी को? एक एक पॉइंट समझा रहा हूं, उसको समझोगे तब क्वेश्चंस बनेंगे आपसे। बुक में ऐसा सब लिखा नहीं है, सिस्टमेटिक पूरा बता रहा हूं चीजों को, कहीं पे कोई पॉइंट स्किप नहीं कर रहा हूं, एक पॉइंट का पूरा एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, कहीं पर रटाने वाला बात नहीं है। जो चीजें अभी बताया हूं कि आगे चल के आएंगी, वो आगे चल के मिलेंगी आपको, वो चीजों को यहाँ पर नहीं बता सकता क्योंकि पूरा उलझ जाएगा लेक्चर फिर उसी में। भाग विधि को समझाने में 1 घंटा लगता है, तो उसको बीच में नहीं ला सकता मैं। पाई का एग्जैक्ट वैल्यू कहां से आया उसको नहीं ला सकता मैं, क्योंकि उसके लिए मेरे को पूरा वृत्त का परिधि बताना पड़ेगा, आपको व्यास बताना पड़ेगा, सरकमफ्रेंस और डायमीटर, तो वो सब में उलझा नहीं रहा हूं आपको अभी, वो सब आगे जाके मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा, एक एक पॉइंट समझिए और नोट्स बनाइए। ऐसा लगेगा कि समझ में आ रहा है चलने दो, ये 15 दिन बाद पूछूंगा तो कुछ याद नहीं रहेगा आपको। नोट्स में लिखे रहेंगे तो चीजें याद रहेंगी। कल भी बताया था कि नोट्स बना लेना, वरना ऐसे घूमते ही रह जाओगे। एग्जाम टाइम पे कुछ नहीं बनेगा आपसे। एग्जाम टाइम छोड़ो, अभी 10 दिन बाद पूछूंगा तो सब मिक्स हो जाएगा आपका। नोट्स बनाओ, घर जाके सबसे पहले जितना पढ़े उसको रिवाइज करो। प्रैक्टिस शीट मिलेगा आपको, अभी तो 1 ही 2 लेक्चर हुआ है, प्रैक्टिस शीट भरपूर मिल जाएगा आगे चल के आपको। क्लास नोट्स ही पढ़ के जाओगे तो उससे बाहर नहीं मिलेगा आपको। पूरा मेरा मैथ्स कंप्लीट होने के बाद अगर मेरे क्लास नोट्स को पढ़ के जाओगे तो भी उससे बाहर कुछ नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको क्लास नोट्स पहले बनाना पड़ेगा। बन जाएगा? ये समझ आया पूरा? इसको रिवीजन करके आना एक बार, ताकि कल क्वेश्चन टाइम पे अच्छी तरीके से कर पाए। ठीक।